चलिए तो बताइए, प्रोडक्शन में वेल्डिंग हमने स्टार्ट किया था, तो वेल्डिंग में क्या क्या पढ़ा था हमने? बेसिक इंट्रोडक्शन फिनिश किया था और लास्ट में चल रहे थे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। तो वेल्डिंग दो टाइप की थी, है ना। पहला था फ्यूजन वेल्डिंग, दूसरा था सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, राइट। तो फ्यूजन वेल्डिंग आपने देखा था कि फ्यूजन वेल्डिंग क्या है। अब हमें सॉलिड स्टेट वेल्डिंग देखना है कि वो क्या है, राइट। तो फ्यूजन वेल्डिंग में आपने देखा था डियर कि फ्यूजन वेल्डिंग में हमेशा हीट यूज होती है और वेल्ड जोन की जो मेटल है वो हमेशा लिक्विड स्टेट में आती है, पिघलती है, राइट। और लिक्विड स्टेट में आने के बाद मोल्टन पूल बनता है। मोल्टन पूल भी कहते हैं, उसे वेल्ड पूल भी कहते हैं। वेल्ड पूल बनता है, उसके बाद सॉलिडिफिकेशन के बाद में वेल्ड बीड मिलती है। और वेल्ड बीड ही एक तरीके से वेल्ड है, वेल्ड बीड ही एक तरीके से जॉइंट है, राइट और रॉन्ग। आपने देखा था कि वहां पे डिप्रेशन आ जाता है, कैविटी आ जाती है अगर फिलर मेटल ना डालो तो, क्योंकि ऑप्टिमम गैप जरूर रखना पड़ता है। समझा? ऑप्टिमम गैप क्या था, समझ आ गया था? यस, इसलिए कि हम एक्स्ट्रा फिलर मेटल डालते हैं, एक्स्ट्रा मेटल को वहां पे फिल करते हैं, जो गड्ढा रह जाता है उस एक्स्ट्रा मेटल को जो फिल करते हैं आप, उसे फिलर मेटल कहा जाता है ना। तो फ्यूजन वेल्डिंग में आपने देखा था कि वेल्ड पूल बनता है, मेटल पिघलती है, फिलर मेटल यूज होता है, ऑप्टिमम गैप रखा जाता है। ऑप्टिमम गैप से कम गैप रखोगे तो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, और ज्यादा रखेंगे तो फॉल डाउन, है या नहीं। तो ये फ्यूजन वेल्डिंग में सब की पॉइंट्स थे, ये सब आपने देख लिए थे, राइट। चलिए तो देखो, अब फ्यूजन वेल्डिंग में आपने देखा था कि फ्यूजन वेल्डिंग में हीट ही रेस्पॉन्सिबल है वेल्ड के लिए, हीट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेल्डिंग। हाँ, परंतु हीट तो यूज होती होती हमेशा, मस्ट है, यूज होगी, पर तो हीट के साथ साथ समटाइम्स प्रेशर भी यूज होता है, राइट। और जब प्रेशर यूज होता है तो उस टाइम पे एक खास बात आ जाती है कि कोई फिलर मेटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पर तो जब प्रेशर यूज करते तो बहुत हैवी प्रेशर नहीं होता, वो लाइट प्रेशर होता है, हल्का फुल्का, जैसे हाथों से ही दबा सकते हैं आप, जैसे आप दोनों हाथों से ही पुश कर सकते हैं, हाथों से ही प्रेशर लगा सकते हैं। तो बहुत ही माइल्ड प्रेशर है, लाइट प्रेशर है बहुत, तो उसके लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रेशर जस्ट हल्की फुल्की हेल्प कर सकता है, समझा ना। बाकी वो वेल्ड की क्वालिटी को कोई मेंटेन नहीं करेगा, जरा सी हेल्प करेगा बस। तो वेल्ड मेंटेन कौन करेगा, मेनली हीट, समझा। तो इसलिए हीट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेल्ड इन केस ऑफ द फ्यूजन वेल्डिंग, राइट। तो ये सभी की पॉइंट थे जो मैंने आपको डिटेल में बताए थे और लिखाए थे, क्लियर है। चलिए प्यारे बच्चों, तो अब दूसरी जो वेल्डिंग है, अब जो हमारे दूसरे प्रकार की वेल्डिंग है, नाउ दिस इज द सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, दिस इज द सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, राइट, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। चले तो देखो बच्चों, नाम से ही समझ आ रहा है कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, इसका मतलब सॉलिड स्टेट में वेल्डिंग, यानी यहां पर मेटल पिघलेगी नहीं, सॉलिड तो ऑलरेडी होती है मेटल, हमें सॉलिड मेटल की ही, जो मेटल है वो सॉलिड ही है, उसे वेल्ड करना है, समझा ना। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में देखो होता क्या है, समझा ना। सबसे पहला पॉइंट देखो बच्चों, इन द सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होता क्या, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के मान लो सपोज दैट ये कोई एक मेटल की प्लेट है और ओवरलैप करके आपको वेल्ड बनाना है। मान लो इस तरीके से एक प्लेट रखी है, समझा ना। तो ये दोनों इस तरीके से आपको वेल्ड करनी है, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक वेल्ड प्रोड्यूस करना है, इस लोकेशन पे यहाँ से आपको आपस में जोड़ना है। तो जब यहाँ पे वेल्ड बनाना है तो आपके पास वही दो तरीके थे, या तो आप कर लें, क्या काम कर लें, या तो आप हीट अप्लाई करके ये काम कर लें, वो तो हमने छोड़ दिया। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में क्या करते हैं, बस आप प्रेशर लगाते हैं। जब हैवी प्रेशर आप लगाएंगे तो इस कॉन्टैक्ट एरिया पर दोनों मेटल के जो एटम है वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, समझ। जब हैवी प्रेशर लगाओगे, ये नॉर्मल प्रेशर नहीं है, समझा, हैवियर प्रेशर हाइड्रोलिक मशीन के द्वारा लगा गया, काफी अच्छी खासी दबेंगी। तो उस हैवी प्रेशर की वजह से जो मेटल के एटम है आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और आपस में अगर बॉन्ड बन गया तो समझो वेल्ड हो गया, क्लियर और नॉट। भाई यहाँ पर जो मेटल के एटम है उन्होंने आपस में बॉन्ड ही तो बना रखे हैं, तभी तो चिपके हुए हैं, अरे बोलो। बॉन्ड बनाना, अट्रैक्शन फोर्स आना, बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। तो असली बॉन्ड बनने का मतलब एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो चुका है, तो दोनों एक दूसरे को जकड़ लिया है, तो हम बोलेंगे कि जॉइनिंग हो गई, वेल्ड बन गया, समझा ना। तो यहाँ पर प्रेशर की वजह से बॉन्ड बनते हैं एट द कॉन्टैक्ट एरिया, ये कॉन्टैक्ट एरिया है ना जहाँ पे वेल्ड करना है, तो वेल्ड जोन में ही कॉन्टैक्ट एरिया आएगा जहाँ पे दोनों मेटल एक दूसरे को टच कर रही है, समझ आ ना। ये यहाँ पे कहानी क्लियर है, यस। तो हम कह सकते हैं कि इन द सॉलिड स्टेट वेल्डिंग
हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन द सॉलिड स्टेट वेल्डिंग in the solid state welding the pressure is applied in the welding zone. The pressure is applied in the welding zone या welding area, in the welding area, and because of this pressure, ये हैवी प्रेशर होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर द bonds are produced between the particles of components, between the particles, atoms को particles कह सकते हैं आप, particles of component या वर्क पीस कह सकते हैं आप, ऑफ वर्क पीसेस, दो है ना, तो वर्क पीसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं प्रेशर की वजह से, समझ आ ना? यस, तो पहली बात ही है पार्टिकल्स ऑफ द वर्क पीसेस, एंड फाइनली वेल्ड इज प्रोड्यूस्ड, और फाइनली वेल्ड प्रोड्यूस्ड हो जाता है, राइट? चले दूसरी बात, इन द सॉलिड स्टेट वेल्डिंग द मेल्टिंग या फ्यूजन यानी लिक्विड में सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग या फ्यूजन कहलाता है। इन द सॉलिड स्टेट वेल्डिंग द मेल्टिंग एंड फ्यूजन इज नॉट अकर, यहाँ पर कोई मेल्टिंग या फ्यूजन नहीं होता है, तो वर्कपीस सॉलिड ही रहेंगे, वेल्ड जोन की जो मेटल है वर्कपीस में वो भी पिघलेगी नहीं, समझ आ रहा है? द मेल्टिंग और फ्यूजन इज नॉट अकर्ड, and pressure is responsible for the weld, और प्रेशर ही वेल्ड के लिए जिम्मेदार है, समझा मेनली। चल इसके बाद नेक्स्ट, अब देखो बच्चों, जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है उसमें प्रेशर तो मस्ट है, होगा ही होगा, परंतु आप हीट भी यूज कर सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए। वेल्ड अच्छी क्वालिटी का हो उसके लिए आप हीट भी यूज कर सकते हैं, पर तो जब यहाँ पे आप हीट यूज करेंगे तो वो हीट उतनी ज़्यादा नहीं होगी, समझा? क्योंकि उतनी ज़्यादा होती तो मेटल पिघल जाती, यहाँ मेटल को पिघालना नहीं है, जस्ट थोड़ा सॉफ्ट करना, समझा? इसलिए यहाँ पर हीट उतनी नहीं है जितनी लार्ज अमाउंट में हीट आपने फ्यूजन वेल्डिंग में दी है, भर भर के हीट दी है, वहाँ पे लाल कर दिया लोहे को बिल्कुल, समझा? लाल क्या, पिघाल ही दिया बिल्कुल, वो लाल से भी ऊपर वाली स्टेट होती है, समझ आ ना? चलिए, तो यहां से हम कह सकते हैं कि इन दिस वेल्डिंग द हीट कैन बी यूज्ड, हीट यहां पे यूज हो सकती है, ऐसी कोई मनाही नहीं है कि बिल्कुल एकदम बैरियर लगा दिया ना जी आ ही नहीं सकता, नहीं भैया, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, समझ आ ना? परंतु प्रेशर मस्ट है, जिम्मेदार प्रेशर ही है, यहाँ पे हीट अगर आएगी तो वो हेल्प ही करेगी। आप ये नहीं कि प्रेशर का क्रेडिट छोड़ के आप क्रेडिट किसे देने लगे, हीट को, समझा? तो बुरा मान जाएगा प्रेशर कि यार सब कराधार हमारा है, समझा? और क्रेडिट दिया जा रहा है हीट को, तो ऐसा कभी नहीं होगा, है ना? इंसाफ की बात करेंगे। तो इन दिस वेल्डिंग द हीट कैन बी यूज्ड, यहाँ पे हीट यूज हो सकती है, राइट? चलिए, तो देखो बच्चों, समझा ना? तो इस वेल्डिंग में यानी इस सॉलिड स्टेट, एस का मतलब सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, तो जो ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है प्यारे बच्चों, इसमें अगर बेटर वेल्ड आप चाहते हो और अच्छा बेटर वेल्ड चाहते हो तो हीट, समझा ना? हीट विल बी यूज, हीट यूज होगी,
हीट विल बी यूज्ड अलोंग विद प्रेशर, प्रेशर के साथ साथ, ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं आया, अलोंग विद प्रेशर, प्रेशर के साथ साथ सब कुछ हीट भी यूज होगी। अगर बेटर वेल्ड चाहते हैं आप, क्वालिटी बेहतर मिलेगी, और इसकी वजह से प्रेशर भी जो बहुत ज़्यादा लाखों में लगाना पड़ रहा था, करोड़ों पास्कल में लगाना पड़ रहा था, वो लाखों पास्कल में लगेगा, पर तो लाख भी कम नहीं होता, राइट। समझ आया ना, क्योंकि मेटल जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है और उसे आप दबाओगे, प्रेशराइज करोगे, तो बॉन्ड इजीली बन जाएंगे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे और जल्दी बनेंगे। समझ आया ना, और प्रेशर की भी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होगी जितनी पहले थी। समझ आया नहीं, वहां तो इसका कतई मतलब ही नहीं कि प्रेशर की डिमांड कम है तो तुम हाथों से दबा के काम चला लोगे, नहीं। समझ आया नहीं, यस। तो ये चीज ध्यान रखना। बताए बच्चों, यहां तक की पूरी कहानी क्लियर है? यस। देखो बच्चों, एक खास बात है यहाँ पे, आपको खुद ही नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब तुम इसे दबाओगे यहां से भी प्रेशर लगेगा इस पे, और यहां से भी प्रेशर लगेगा, तो जब तुम प्रेशर अप्लाई करोगे, समझा, तो बीच में गैप का तो कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि जब दबाओगे तो जो मेटल थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी, बल्कि साइड में भी निकल निकल के भागेगी वो, है नहीं। तो क्या फिलर मेटल भरने से कुछ फायदा है? नेवर। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में कभी भी फिलर मेटल का यूज नहीं होता, चाहे प्रेशर के साथ हीट भी यूज कर लो तब भी कोई जरूरत नहीं है। समझा? तो नो एनी फिलर मेटल इज रिक्वायर्ड इन द सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, इसमें जरूरत नहीं होती किसी भी फिलर मेटल की, और ना ही यूज होता, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों कि नो एनी फिलर मेटल, नो एनी फिलर मेटल इज रिक्वायर्ड, नो एनी फिलर मेटल इज रिक्वायर्ड इन दिस वेल्डिंग, इन दिस सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। समझ आया ना, कोई भी फिलर मेटल की जरूरत नहीं है। समझ आया? चले बच्चों, तो बताइए यहां तक की पूरी कहानी क्लियर है? यस। तो सर जी ये दो टाइप थे, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग। ये वेल्डिंग के दो टाइप थे, राइट। फ्यूजन वेल्डिंग में कोई कंफ्यूजन, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में कोई कंफ्यूजन, दोनों में डिफरेंस समझ आए? यस। तो बस यही बातें हैं, समझ आ ना, ये चीज़ ध्यान रखना। इसका मतलब सर जी अगर फ्यूजन वेल्डिंग की बात करें तो फ्यूजन वेल्डिंग में क्या फिलर मेटल यूज होती है या यूज नहीं होती है? अरे बोलो, फ्यूजन वेल्डिंग में होती है और नहीं भी होती है, समझ आ ना। पर तो यहाँ पे होती ही नहीं है, वहाँ तो दोनों केस हैं, मे बी यूज और मे नॉट बी, क्योंकि जब फ्यूजन वेल्डिंग में हीट के साथ साथ हल्का फुल्का प्रेशर लगा दिया जाता है तो वहाँ पे यूज करने की जरूरत ही नहीं है, यूज करते ही नहीं है। तो वहाँ तो यूज हो भी सकती है और नहीं भी, पर तो यहाँ पे हमेशा होगी ही नहीं, वहाँ दो तरफ आंसर है और यहाँ पर एक ही तरफ आंसर है। समझ आ रहे हैं नहीं? तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप। चले बच्चों, तो ये वेल्डिंग के दो टाइप थे जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, राइट और रॉन्ग। चलिए धीरे धीरे हम वेल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखो डियर, अगर आप बात करें, समझा, तो जो ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग आपने पढ़ी है, इस सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में जो वर्कपीस मेटल है, समझा, जो वर्कपीस मेटल है उस मेटल की कोई भी मेल्टिंग नहीं होती, नो मेल्टिंग ड्यूरिंग द वेल्डिंग। नो फ्यूजन या मेल्टिंग एक ही बात है, नो फ्यूजन या फिर नो मेल्टिंग ड्यूरिंग द वेल्डिंग, ड्यूरिंग द वेल्डिंग। इसका मतलब देख लीजिए सर जी क्या कह रहा हूं मैं, यानी वेल्डिंग के दौरान जो वर्कपीस मेटल है उसमें ना तो कोई फ्यूजन है ना मेल्टिंग है, कोई भी पिघलाव है ही नहीं। वर्कपीस मेटल सॉलिड की सॉलिड स्टेट में रखा हूं, नरम जरूर हो सकती है, सॉफ्ट जरूर हो सकती है, पर तो पिघलेगी नहीं, है ना। वो पिघलने की स्टेट तक पहुंच सकती कभी कभार कि ज़्यादा गर्म कर दिया, पिघलने जैसी हो सकती है, बंदा रोने जैसा हो सकता है पर तो रोएगा नहीं। अरे समझ आया नहीं? यस। तो हो सकता है कितना गर्म हो गया, पर पिघलने कगार पे है परंतु पिघलेगा नहीं, राइट। ये गारंटी है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में। कहानी क्लियर है? चले बच्चों, तो ये जो हमारा हेडिंग था ये पूरा डिटेल में फिनिश हुआ टाइप्स ऑफ वेल्डिंग का। वेल्डिंग के दो प्रकार आपने पढ़े हैं, तो फ्यूजन वेल्डिंग और एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। अब दुनिया में जितनी भी वेल्डिंग है, दो ही प्रकार की वेल्डिंग होती हैं,
समझा, फ्यूजन और सॉलिड स्टेट, राइट। चल अब हमें दोनों को ही डिटेल में पढ़ना, तो इन दोनों में अगर आप देखें तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट डिमांडिंग है इंडस्ट्री में, वो फ्यूजन वेल्डिंग है। कौन सी है? फ्यूजन वेल्डिंग है। और ज़्यादातर आपने इंडस्ट्री में यही देखा होगा कि हीट को यूज करके ही और पिघाल के ही हम मेटल के बॉन्ड बना रहे हैं और आपस में कंपोनेंट को आपस में वेल्ड कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग वेल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ आना? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग इंडस्ट्री में नहीं है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग भी इंडस्ट्री में यूज होती, दोनों ही बढ़िया हैं, दोनों ही जबरदस्त हैं, दोनों ही यूज होती हैं, पर तो ज्यादा यूज किसका? फ्यूजन वेल्डिंग का। समझ आना? 80% राज कौन कर रही है इंडस्ट्री पे? फ्यूजन वेल्डिंग राज कर रही है। क्या समझ आना? तो इसलिए जब इंडस्ट्री को इतनी पसंद आ रही है क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत सुपीरियर हैं, हर प्रकार के कंपोनेंट को ये वेल्ड कर सकती है। समझ आना? तो इसलिए क्या है, फ्यूजन वेल्डिंग पे रिसर्च भी बहुत ज्यादा हुए हैं। समझ आना? और वर्ल्ड वाइड अगर आप बात करें तो वर्ल्ड वाइड फ्यूजन वेल्डिंग के या पूरी ही वेल्डिंग के रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो चुके हैं। और वेल्डिंग इकलौता ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो इंडिया, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है और हर एक कंट्री इसको ज्यादा इनोवेट कर रही है, यानी ज्यादा ऊपर लेके जा रही है। इसमें रिसर्च बहुत ज्यादा कर रही है इंडस्ट्री, क्योंकि वेल्डिंग के बिना मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट है, कास्टिंग भी हाथ खड़ा कर देती है। समझा? और कास्टिंग से अगर जबरदस्ती बनाने की कोशिश करोगे तो कॉस्ट कई गुना आ जाएगी, टाइम भी कई गुना लगेगा, लेबर भी कई गुना लगेगी, तो इसलिए इकोनॉमी कतई धराशायी हो जाएगी बिल्कुल। तो बड़े चैलेंज वहां पे इंजीनियर के सामने आएंगे। समझा? जबकि वेल्डिंग से वही काम बहुत सस्ते में, समझा, और बहुत जल्दी क्विकली हो सकता है। मास प्रोडक्शन यहां पे पॉसिबल है। समझा ना? इसलिए हर एक कंट्री ने, समझा ना, वेल्डिंग को इतना डेवलप किया है कि आज हमारे पास ऐसी ऐसी वेल्डिंग है, समझा ना, कि जहां पे हमने वेल्ड मार दिया उस वेल्ड की ही गारंटी है कि आजू बाजू से टूट जाएगा कंपोनेंट, तो जहां से वेल्ड लग गया वहां की गारंटी के टूटने वाला नहीं है। समझा ना? उस लेवल की वेल्डिंग टेक्निक, वेल्डिंग के टाइप, वेल्डिंग मशीन हमारे पास आज हैं। राइट और रॉन्ग? तो उस लेवल पे डेवलप हो चुका है वेल्डिंग। इतना इनोवेशन और किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं हुआ। समझ आ ना? इवन जापान वर्ल्ड का टॉप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम माना जाता है। समझ आ ना? मैं जापान के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूं। समझ आ ना? कि उसने भी सबसे ज्यादा काम वेल्डिंग के ऊपर किया। रिसर्च हर फील्ड में चल रहे हैं, परंतु ज्यादा टेक्निक और ज्यादा टेक्नोलॉजी वेल्डिंग में आई है। समझ आ ना? यस। तो बहुत ही मजा आएगा आपको, बहुत ही प्रैक्टिकल तौर पर हम इसे पढ़ेंगे। समझ आ ना? मजे की बात यह है कि जो प्रोडक्शन है वो पूरा प्रैक्टिकल है, यहाँ पे एजम्पशन कुछ ज्यादा होते नहीं। समझ आ ना? सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे एजम्पशन कुछ ज्यादा नहीं होते, मोस्टली प्रैक्टिकल होता है। और ये सब वही चीजें हैं जो इंडस्ट्री में हो रही हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल मजा आने वाला है पूरे प्रोडक्शन में। सर जी वैसे आप एक उल्टे टीचर लग रहे हो हमें, है ना? लोग बोलते हैं प्रोडक्शन में बोर हो जाओगे इसलिए सुबह में पढ़ा रहे हैं, शाम को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाइए नहीं, पर प्रोडक्शन हम पढ़ा रहे हैं, देखना तुम बोर होंगे, ये आपको थ्योरी लगेगा। समझ आओ ना? सब आप डिसाइड कर लेंगे अपने आप। तो बताइए, यहाँ तक की पूरी कहानी क्लियर है? चले बच्चों, हेडिंग खत्म, अब अगले हेडिंग पे हम आते हैं। तो आप जानते हैं कि, समझा ना, आप जानते हैं कि अगर यहाँ से आप देखोगे तो फ्यूजन वेल्डिंग थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फ्यूजन वेल्डिंग के ही टाइप ज़्यादा है, फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर ही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। राइट और रॉन्ग? तो सबसे पहले हम फ्यूजन वेल्डिंग को डिटेल में कवर करेंगे। समझा? अब जो फ्यूजन वेल्डिंग है वो भी कम से कम 10 से 15 प्रकार की, फ्यूजन वेल्डिंग भी कम से कम 12-15 प्रकार की है। समझा? और 10-12 टाइप की है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। समझा ना? तो ये पीछा छोड़ने वाले हैं, सर जी आप तो 24-25 बता रहे थे, ये तो 2 ही होती हैं। समझ आ ना? तो असली फ्यूजन वेल्डिंग को कम से कम 15 फ्यूजन वेल्डिंग हम पढ़ेंगे, और कम से कम भी 10 फ्यूजन वेल्डिंग पढ़ेंगे, 10 हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग पढ़ेंगे। राइट? दोनों ही डिटेल में पढ़नी है, परंतु फिर भी ज्यादा लेंथी डिस्कशन किसका होगा? फ्यूजन वेल्डिंग का। समझ आ ना? क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है। राइट? चलिए बच्चों, तो अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट हेडिंग देखो आप। तो इसलिए क्या देखो बच्चों, अब थोड़ा फ्यूजन वेल्डिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्यूजन वेल्डिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। समझा ना? और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा।
समझा ना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बिना आप फ्यूजन वेल्डिंग कौन सी बढ़िया है कौन सी घटिया है इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाओगे। राइट और रॉन्ग? चलिए, तो यहां से काफी क्लैरिटी आएगी आपको। मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं पूरा। राइट, तो फ्यूजन वेल्डिंग आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, तो इसलिए फ्यूजन वेल्डिंग को थोड़ा सा और डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो देखो बच्चों, मान लो अब देखो होता क्या है। अब फ्यूजन वेल्डिंग में वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, समझा ना, और उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है वो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। चलिए, तो देखो इसके लिए सबसे पहले पॉइंट बना के लिखेंगे हम। तो सबसे पहले पॉइंट में आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए क्या दुनियादारी है। सबसे पहले एक टर्म आएगी रिक्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले एक टर्म आएगी रिक्रिस्टलाइजेशन, समझा ना, ये आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले रिक्रिस्टलाइजेशन को समझो कि ये होता क्या है। रिक्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो देखो बच्चों होता क्या है कि मान लो सपोज दैट आपके पास ये कोई सांचा है। कैस्टिंग देखी ना हमने, कैस्टिंग, कास्टिंग, अरे बोलो। तो जो मेटल कैस्टिंग है उसमें मान लो ये कोई सांचा है, ऐसा ही तो होता है कुछ, एक सांचा बना लेते, मोल्ड बना लेते हैं आप। तो मान लो ये कोई मोल्ड है और इस मोल्ड के अंदर ये मोल्ड की दीवार है, और ये मोल्ड किससे बना होता है? मोल्डिंग सैंड के द्वारा। मोल्डिंग सैंड के द्वारा, रेत के द्वारा। वो रेत नहीं होता, मोल्डिंग सैंड बोलते हैं, क्योंकि उसमें रेत होता है, चिकनी मिट्टी होती है, कुछ केमिकल होते हैं। रेत की दीवार थोड़ा ही बना सकते हैं आप, चिकनी मिट्टी मिलाते हैं उसके अंदर जिससे दीवार बन जाए, समझ आया ना। तो मोल्डिंग सैंड के द्वारा एक मोल्ड आपने बनाया। इस मोल्ड में टॉप में कहीं एक होल रख दिया जाता है जहां से लिक्विड मेटल को आप इसके अंदर फिल करते हैं, और लिक्विड मेटल की जो फिलिंग है उसे पोरिंग कहते हैं आप। पोरिंग, POURING, पोरिंग। तो लिक्विड मेटल को जो पोर करेंगे आप, पोर का मतलब उड़ेल देना, समझ आया ना। जैसे बचपन में जब दवाई पिलाई ना मम्मी ने लिक्विड, तो यूं थोपड़ा पकड़ा होगा तुम्हारा और पोर कर दी होगी दवाई, एक ढक्कन या 2 ढक्कन जो भी, उसे बोलते हैं पोरिंग, समझ आया ना। तो यहां पर भी ऐसा ही है ये। तो मोल्ड के अंदर प्यारे बच्चों लिक्विड मेटल को जब आप भरेंगे, पोर करेंगे, तो पोरिंग के बाद मान लो वो यहां तक पूरा भर जाएगा। मोल्ड को पूरा भरना है, नहीं तो कैस्टिंग में डिफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि मोल्ड के अंदर की शेप वही होती है जो प्रोडक्ट की चाहिए होती है। अरे बोलो यस। तो प्यारे बच्चों यहां पर लिक्विड मेटल हमने भर दी है। अब लिक्विड मेटल भरने के बाद इस लिक्विड मेटल को ठंडा होने के लिए, सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्यों बच्चों, ऐसा ही तो होता है या नहीं? तो देखो अब ठंडा होने का प्रोसेस क्या होता है उसे देख लो आप। ठंडा होने का तरीका क्या है? मेटल के मॉलिक्यूल जो है, मेटल के एटम है, पार्टिकल हैं, वो ठंडा होते कैसे हैं, समझा, वो देख लो आप। तो देखो बच्चों जब इस लिक्विड मेटल को आप ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, समझा ना, तो अभी तो पूरी गर्म है, पूरा का पूरा मेटल गर्म है, लिक्विड स्टेट में पूरा गर्म है। परंतु देखो आप जानते कि, बताओ सबसे पहले जो मॉलिक्यूल सबसे पहले ठंडा होगा वही तो सबसे पहले सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो अब ये बताओ जो लिक्विड के पार्टिकल बहुत सारे ऐसे हैं जो दीवारों के टच में हैं। अब जो मोल्ड की दीवारों के टच में, देखो सेंटर की अगर बात को, तो सेंटर से अगर हीट बाहर निकलेगी तो पहले तो सेंटर से दीवारों तक आएगी, दीवार से हवा में जाएगी, तो मोल्ड से एटमॉस्फेयर में अगर हीट जाएगी तो दीवार ही तो हीट भेजेंगी, दीवार के थ्रू ही तो एटमॉस्फेयर में हीट जाएगी मोल्ड के अंदर से। क्योंकि ठंडा होने का मतलब क्या है कि लिक्विड के पार्टिकल गर्म है और हवा ठंडी है, तो जब मोल्ड की दीवार के थ्रू अंदर से हीट क्रॉस करके एटमॉस्फेरिक एयर को जाएगी। यही तो काम है। यस। तो यहां पे होगा क्या, तो अब यहां पर क्या गारंटी लेता हूं मैं ये कह सकता हूं कि सर जी सबसे पहले वही पार्टिकल ठंडे होंगे जो मेटल के पार्टिकल मोल्ड की दीवार के टच में हैं। गारंटी है या नहीं? ऐसी तो कुछ कहानी होगी बच्चों। यस। तो देखो यहां पर होता क्या है, तो ये मान लो ये पार्टिकल हैं, अभी लिक्विड स्टेट में है, और सबसे पहले गारंटी है ठंडे यही होंगे, और सबसे लेट कौन सा पोर्शन सबसे लास्ट में ठंडा होगा? सेंटर वाला। है या नहीं? इतना तो लॉजिक लग रहा होगा दिमाग में। चले तो देखो बच्चों होता क्या है, अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप अपनी आंखों पे माइक्रोस्कोप चढ़ा लो
और अंदर घुस के देखो इसके, समझा ना। तो जो होता है वो मैं बता रहा हूँ, माइक्रोस्कोप के आपको ये दिखेगा। तो होता क्या कि मान लो ये पार्टिकल ठंडा हुआ और ठंडा होते ही तुरंत सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ठंडा हो गया था, अरे ये तो ठंडा हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट भी हो गया, तो इसके आजू बाजू वाले पार्टिकल तो अभी लिक्विड ही हैं और गर्म है, लिक्विड नहीं गर्म है, अरे बोलो। तो ये जो ठंडा पार्टिकल है ये आजू बाजू के गर्म पार्टिकल से हीट, क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को अपने आप हीट ट्रांसफर हो जाती है, तो ये क्या करेगा, ये आजू बाजू वाले जो मॉलिक्यूल है, जो पार्टिकल है, उनसे भी हीट लेगा, उन्हें भी ठंडा कर लेगा और ठंडा करके उन्हें भी सॉलिडिफाई कर लेगा और अपने से चिपका लेगा, अपने से चिपका लेगा उन्हें वो, समझा ना। उसके बाद जब चिपका लिया तो इसका मतलब जो ये पार्टिकल था, इसका सॉलिड पार्टिकल था, इसका साइज बढ़ गया। तो इसी तरीके से समझा ना, जो ये सबसे पहले ये पार्टिकल सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं जो दीवारों के नजदीक है, समझा ना। और जो ये सॉलिड पार्टिकल दीवारों के नजदीक आपको मिलते हैं, इन्हें ही यहां टेक्निकल भाषा में ग्रेन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेन्स। ये मेटल के ग्रेन है, समझा ना। तो यहां पर जो ये ग्रेन आपको दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चों, समझा ना, यहां पर क्या है, इस तरीके से अपने साइज को बढ़ाते चले जाएंगे, ये भी अपने साइज को ऐसे बढ़ाएगा, ये भी अपने साइज को ऐसे बढ़ाएगा, अरे बोलो भाई, ये अपने साइज को ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे डियर सभी डायरेक्ट, कहा सेंटर की तरफ बढ़ाएंगे, सेंटर की तरफ ही तो बढ़ाएंगे और क्या दीवार नीचे जाएंगे। तो देखो ये चिपका रहा है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो आजू बाजू के और मॉलिक्यूल को ठंडा करके अपने से चिपका लेगा। तो इस तरीके जो ग्रेन है उनकी ग्रोथ होती रहेगी, अपने साइज को ग्रो करते रहेंगे, और साइज को ग्रो करने की जो प्रक्रिया है इसे बोलते हैं ग्रेन ग्रोथ, अरे बोलो इसे बोलते हैं ग्रेन ग्रोथ। तो ऐसे काम चलता रहेगा। अब भैया 5, 7, 10 मिनट बाद सेंटर से भी कोई ना कोई पार्टिकल ठंडा हो जाएगा और वह भी क्या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया यानी ठंडा हो गया, तो अपने आजू बाजू के मॉलिक्यूल को फिर ये और हीट एब्जॉर्ब कर लेगा उनसे और उन्हें भी कुछ ठंडा करके अपने चिपकाता चला जाएगा, और ये भी अपने साइज को ऐसे ही चारों तरफ से ग्रो करता चला जाएगा। तो इस तरीके से समझा ना, ये सॉलिडिफिकेशन होता है मेटल के अंदर, मैकेनिज्म ये होती है अंदर की, अरे समझा ना। अब देखो जब ये ग्रेन एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये अपना साइज बढ़ाएगा, ये अपना साइज बढ़ाएगा, तो आपस में जो ग्रेन की बाउंड्री है क्या ये आपस में एक दूसरे को टच करेंगी, समझा ना। तो जब ये आपस में टच करेंगी, तो टच करने के बाद भी इन बाउंड्री के बीच में बहुत तकड़ा अट्रैक्शन फोर्स आता है, यानी ये ग्रेन्स भी आपस में एक दूसरे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आपको स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया मिलनी है मेटल के कंपोनेंट की आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन। तो जब ये पूरा सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा तो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन समझा, जब मोल्ड से मोल्ड को तोड़ देंगे, आप ब्रेक कर देंगे, और मोल्ड को ब्रेक करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट इज टेकन आउट, फाइनल प्रोडक्ट इज टेकन आउट, फाइनल प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया जाएगा। और ये फाइनल प्रोडक्ट प्यारे बच्चों गारंटी है, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मेटल का ब्लॉक इस तरीके से दिखाई देगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा सॉलिड। ये क्यूब है एक तरीके से, ये क्या है, क्यूब है, मेटल के क्यूब, अरे बोलो। ये लंबाई है, ये हाइट है, और ये अंदर के साइड में कौन है, चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अरे बोलो। तो क्यूबिक शेप है, समझ पा रहे हैं आप। परंतु देखो इस क्यूबिक शेप ये मेटल की बनी हुई है, आपको तो ऐसा ही लगेगा कि जो मेटल है वो इसके अंदर ग्रेन है ही नहीं है, परंतु अंदर अगर इसके माइक्रोस्कोप उठा के आप देखेंगे तो जो पार्टिकल ग्रुप की फॉर्म में मिलेंगे, और पार्टिकल्स का जो ग्रुप है उसे ग्रेन कहा जाएगा, और ऐसे बहुत सारे ग्रेन आपको मिलेंगे, समझ आया ना। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ ऐसी कहानी मिलती है कि जो ग्रेन है वो लगभग कुछ इस तरीके से नजर आते हैं, रैंडम जियोमेट्री होती है, इन्हें आप लगभग स्फेरिकल कह सकते हैं, अरे बोलो। ये थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, बहुत बारीक बारीक होते हैं, बहुत कम साइज होता है इनका, पर उतने बारीक से में हजारों लाखों एटम का ग्रुप होता है वो, समझ आया ना। तो ग्रेन आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे, तो ऐसे ये ग्रेन्स आपको यहां पर दिखने वाले हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं आप। तो अंदर का स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है बच्चों, समझा ना, ऐसा नजर आ रहा है।
और ये सभी ग्रेन भी आपस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े रहते हैं, भगवान का शुक्र है, समझ आ ना। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ बढ़िया मिल जाएगी। अरे समझ आ ना। तो अगर मेटल के अंदर झांक के देखोगे तो आपको ऐसे ग्रेन दिखाई देंगे, राइट और रॉन्ग। वो मेटल का जो वो है ना रखा है चाकू के नीचे, ये देखो डियर, ये एक मेटल का ब्लॉक देख रहे हैं आप, समझ आ ना, जंग लग चुका है ऊपर, समझ आ, इसे घिसूंगा तो बिल्कुल चमकीला हो जाएगा, स्टील का है, दिख रहा है सबको। अगर इसके अंदर झांक के देखोगे, समझ आ ना, तो मेटल के एटम के ग्रुप हैं और जिन्हें क्या बोल रहे हैं आप, ग्रेन। तो इसके अंदर आपको ग्रेन दिखाई देंगे और ग्रेन का पूरा ग्रुप है, और ग्रेन आपस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, समझ आ, इसलिए इसको आप खाम-खाप तोड़ नहीं सकते। अगर ग्रेन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता तो इजीली टूट जाते, राइट और रॉन्ग। अब आपको कहानी समझ आ रही है, अरे बोलो यस। तो ये इस तरह से ग्रेन है। चलिए अब ये ग्रेन कैसे रहते हैं, समझ आ ना, आपको और इजीली बता रहा हूं मैं, समझ आ ना। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं अब ये ग्रेन कैसे हैं, समझ आ ना, जिस चीज को आपने देखा नहीं कभी, समझ आ ना, उसमें हो सकता कि आप थोड़ा सा इग्नोरेंट से रहें कि यार मजा नहीं आ रहा है या नहीं, समझ आ ना, परंतु दिमाग को सेट कर लो कि सच्चाई यही है, समझ आ ना। अब सर जी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप तो आपसे साल ला नहीं सकते यहाँ पे, समझ आ ना, कि करोड़ 2 करोड़ रुपए के इंस्ट्रूमेंट लाएंगे और तब जाके एकेडमी खोलेंगे, फिर तो तुम भी पढ़ ले, फिर फीस बेटा 5 लाख होगी, पढ़ ले सर जी घर बेचने पड़ जाएंगे, समझ आ ना। और गांव में तो जो घर है वो भी इतने के नहीं है, समझ आए या नहीं, तो बेचारा बच्चा पढ़ लिया फिर तो, समझ आ ना। तो इसलिए कि आप इंजीनियर्स हो तो इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत ही सुपर डुपर होनी चाहिए, जबरदस्त, समझ आ ना, बिल्कुल आंखों ही आंखों में स्कैन कर ले चीजों को, और जो सर बता रहे हैं उस पर विश्वास करना सीख लो, समझ आ ना। दिमाग को कभी ये मत बोलना कि यार क्या पता होगा या नहीं, सर तो बोल ही रहे हैं, किताबों में ही तो पढ़ा, देखा थोड़ा ही हमने, तुमने तो हवा भी नहीं देखी कभी, हवा के मलकुल देखे कभी, किसी झंड ने दर्शन किए हो, मर जाओगे, बहुत लंबा टिकट भी कट जाएगा, और 70-80 साल इस पृथ्वी के ऊपर ऐसी की तैसी कराने के बाद भी आपको हवा का मलकुल दिखाई, जबकि जिंदगी यही है, समझ आ ना। तो बहुत कुछ है जो है और आपको दिख, पर तो ना दिखने का मतलब ही नहीं कि ये नहीं दिखते, ये कुछ नहीं है, ये तो बेकार है बस, ये तो पागलों वाली बात हुई ना यार, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, है ना। तो अंदर का मेटल का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, क्लियर है। चलिए, तो बहुत सारी चीजें जो आपने देखी, परंतु ऐसा ही होता है। अब देखो, अगर मैं बात करके मान लो मेटल की एक बॉल बनाए, बियरिंग की बॉल, बेरिंग देखा है, बॉल बियरिंग, तो जो बियरिंग होता है आपने देखा अंदर मेटल की बॉल होती है, या छोड़ो, कभी कभी आपने खेल में देखा है गोला फिका, भर्ती वर्ती में मेरे ख्याल से पिकवाते हैं, वो मेटल का गोला होता है 4-5 किलो का। तो मान लो कैस्टिंग के द्वारा आपने वो बनाया, कैस्टिंग के द्वारा मेटल का वो गोला आपने बनाया, समझा बेटा, पूरा फील दूंगा, आप जानते हैं ना, अबे जानते होंगे झन लोगों कैसे पढ़ाते हैं हम, हाँ, तो ग्रेन दिखा के मानूंगा मैं तुम्हें, समझ आ ना, बिल्कुल पूरा फिट करके यहाँ कैसे होते हैं, कैसे ज्योमेट्री होती है, ये ज्योमेट्री भी, रैंडम ज्योमेट्री भी दिखाऊंगा तुम्हें, समझ आ ना। तो सर जी मेटल का गोला है, मेटल का गोला है ये, और 5 किलो का है। जब कास्टिंग के द्वारा आपने बनाया होगा, तो जब कास्टिंग के द्वारा आपने इसे बनाया होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने एक सांचा बनाया होगा ऐसा, अरे बोलो, ये एक सांचा बनाया होगा, और ये पूरा यहाँ पर क्या है, ये मोल्डिंग सैंड भरा हुआ है, और यहाँ से एक पैसेज छोड़ दिया होगा, खाली स्थान, जहाँ से मेटल को आप भरेंगे। तो मोल्डिंग सैंड के द्वारा आपने इसे बना लिया, अरे बोलो, ये खाली स्थान है, स्फेरिकल शेप का है, अरे बोलो। और यहां से जब लिक्विड मेटल को भरेंगे तो पहले तो लिक्विड स्टेट में होंगी, यहाँ पे जब सॉलिडिफाई होगी तो यहाँ पर ग्रेन बनेंगे और वो अपने साइज को ग्रो करेंगे। तो इसलिए पूरे के अंदर देखोगे तो आपको ग्रेन स्ट्रक्चर ही नजर आएगा। इस गोले के अंदर अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आप आंखों पे चढ़ा के देखेंगे, समझा ना, तो आपको बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा अंदर, तो आपको ग्रेन्स की फॉर्म में पार्टिकल नजर आएंगे, समझा, ग्रेन्स की फॉर्म में पार्टिकल आपको नजर आएंगे। ये एक रैंडम सा जियोमेट्री है यार, देखो टाइम ज्यादा लगेगा, नहीं तो मुझे इमेजिन कर पाएंगे या नहीं आप, यस बेटा, पूरा फील मैं दूंगा आपको, चिंता ना करो। बिना अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के
माइक्रोस्कोप का मजा मिलेगा आपको, चिंता ना करो। तो इस तरीके से अरबों खरबों की संख्या, मिलियन ट्रिलियन गिन सकते हैं आप, समझा? क्योंकि ये जो ग्रेन है बहुत ही छोटे हैं, तो इतने बड़े वॉल्यूम में तो अरबों खरबों मिलियन ट्रिलियन होंगे। इन्हें कभी काउंट करने की कोशिश न करना। अरे समझ आया ना? ये बिल्कुल ऐसी कहानी जैसे आसमान में तारे दिखते हैं आपको, आज तक कोई काउंट कर ही नहीं पाया और ना ही कर पाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड इनफाइनाइट है। समझ आया ना? आपकी नजर जहां तक जाती है उससे आगे तक नेचर है। अरे समझ आना का दो। हाँ जी। तो मेटल की बॉल के अंदर आपको समझ आना, मेटल के एटम्स के इस तरीके के ग्रेन नजर आएंगे। और ग्रेन के अंदर क्या है? ग्रेन के अंदर है एटम्स। अरे बोलो का दो। अगर स्टील है तो स्टील के एटम है, ये एटम आपस में ग्रुप बना के रह रहे हैं। अरे बोलो भाई। तो ऐसा देख लेना। चलो, ग्रेन के अंदर का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, मान लीजिए ग्रेन है तो इसके अंदर ये ऐसे ऐसे एटम्स होंगे। अरे बोलो, ये ऐसे ऐसे एटम है इसके अंदर, और सभी एटम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा आपस में अटैच हैं। अरे बोलो पागलो। यस। अब कैसे अटैच है ग्रेन के अंदर? चले, अब मैं आपसे बोलता हूं, एटम का साइज तो बिल्कुल स्फेरिकल होता है। एटम या चकोर होता है, एटम स्फेरिकल शेप का होता है ना? तो देखो, आप एक काम करना, साइज बहुत कम होता है, डाया बहुत कम होता है, परंतु शेप स्फेरिकल ही होती है। समझ आ ना? तो अगर आप एटम को देखें तो आप ऐसा मान ले कि आपके पास चुंबक की, मैग्नेट देखी नहीं आपने, तो मैग्नेट की छोटी छोटी गोली बना लो, और कम से कम भी 1000 मैग्नेट की गोली, समझा ना, आपस में एक जगह रख दो तो अपने आप वो ग्रुप बना लेंगे। अट्रैक्शन फोर्स में अगर आप उठाएंगे तो पूरा ग्रुप का ग्रुप उठेगा। तो जो पूरा ग्रुप है बस वही ग्रेन है। ग्रेन का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। तो ग्रेन के अंदर एटम कैसे होंगे? अरे बोलोगा दो तो बता दो। समझ आ ना? पर मैग्नेट की बॉल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना तगड़ा नहीं है। अगर मान लो बहुत तगड़ा अट्रैक्शन फोर्स हो जाए तो तुम्हारी ऐसी की तैसी जो मैग्नेट की बॉल में से एक भी बॉल आप अटैच डिटैच कर लो, अलग नहीं कर सकते आप। अब समझ आया स्टोरी कैसी होती है? तो जो ये एटम्स है वो ऐसे जुड़े रहते हैं ग्रेन के अंदर, परंतु ग्रेन भी बदतमीज है। अब मेटल का ग्रेन है, इधर भी चुंबक का ग्रेन है, तो ग्रेन भी आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे। तो वही सिनेरियो यहां पे होता है। ग्रेन भी उतना ही अट्रैक्शन फोर्स रख रहे हैं बढ़िया वाला, ये भी कोई कमजोर अट्रैक्शन फोर्स नहीं। बात समझ आ रही है? चलिए, तो देखो बच्चे, तो ग्रेन के अंदर की बात मैंने आपको बताई है। तो कुछ नहीं, इसका मतलब जो ग्रेन है, समझा ना, जो जिसे यहां पे आपने ग्रेन कहा है, जो ग्रेन है वो कुछ नहीं है, इट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स, वो एटम्स का, मेटल के जो एटम्स है उनका ग्रुप ही है। अरे बोलो भाई। और बॉडी क्या है? ग्रुप ऑफ ग्रेन्स। और ग्रेन क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स। अब समझ आ? ये ग्रेन भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। पिक्चर समझ आ रही है? तो देखो, उस मेटल की बॉल के अंदर ऐसे ऐसे ग्रेन होते हैं, लगभग गोल गोल कह सकते, गोल नहीं होते, रैंडम ज्योमेट्री होती है, पर उन्हें लगभग लगभग गोल कह सकते हैं, लगभग स्फेरिकल कह सकते हैं। एग्जैक्ट स्फेरिकल कभी नहीं होते, अपने मर्जी से ग्रो करते हैं। अरे समझ आ ना? चलिए, तो देखो प्यारे बच्चों, अब यहां से अगर मैं कहूं, समझ आ ना, तो अब ये मैंने आपको बता तो दिया, परंतु सर जी अभी वो फील दिलाई नहीं आपने जिसकी आप बात कर रहे थे। तो देखो, अब आप एक बार बताएं मुझे जरा, अब एक बार बताओ, अनार देखा कि अनार, समझ आ गया क्या बात थी? स्फेरिकल मेटल की बॉल, अनार के अंदर दाने देखे हैं बे तुमने? दाने के अलग अलग पड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं। हाँ, तो बस जैसे अनार के अंदर दाने होते हैं, ऐसे ही स्फेरिकल बॉल के अंदर ग्रेन है। अनार के दाने जैसे दिखते हैं बिल्कुल, और ऐसे अटैच रहते हैं एक दूसरे से। अब खोपड़े में आ गया ग्रेन कैसे होते हैं। हाँ, परंतु साइज बहुत कम होने की वजह से आपको खाम खा ये दिख नहीं पाते, आपको आंखों पे चढ़ाना पड़ेगा ना ना अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, बहुत ही तकड़े वाला। ऐसा नहीं कि 500 रुपए की दूरबीन लेकर काम चल जाएगा, है या नहीं? लाखों करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट आएंगे, समझ आ ना, तब जाके यहां तक पहुंचोगे आप। समझ आ? हाँ जी, बहुत सारे, इंडिया में भी बहुत कम है ऐसे इंस्ट्रूमेंट, समझ आ ना।
इंडिया में भी ऐसी लेबोरेटरी बहुत ही कम है जिनमें आप ये फैसिलिटी पाएंगे कि ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप रखे हुए हैं जो एटम्स तक को देख सकते हैं। समझ आ ना? हाँ, ये तो वर्ल्ड में 5-7 मिलेंगे मुश्किल से। समझ आ रहा है? तो इतना इजी टास्क नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि चल 10 लाख हुए तो किस दिन ट्राई करेंगे लेने की। नेवर। समझ आया नहीं? तो इसलिए सर जी क्या है, बड़े बड़े महान लोगों ने, समझ आ ना, अपनी रिसर्च करके, तो जब आप पीएचडी करते हैं तो जानते हैं ना, आप आईआईटी या बड़े इंस्टीट्यूट में होते हैं तो वहाँ समझा कम से कम 500 करोड़, 1,000 करोड़ रुपए लगा के लैब बनाती है इंडस्ट्री, कोई भी देश अपने लिए। अब जिस कंट्री ने हजारों करोड़ की लैब बना रखी है, एक से एक इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर है, बच्चे आ रहे हैं, बेस्ट माइंड वहां पे एंटर करेंगे। समझा? बीटेक एमटेक, उसके बाद फिर जबरदस्त इंटरव्यू होने के बाद तब जाके वहां पे एडमिशन होगा, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट 2-4 ही हैं। आईआईटी से भी बड़ी औकात के इंस्टीट्यूट। अबे समझ आ रहे हैं नहीं? ऑक्सफोर्ड से लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं? समझ आ? क्योंकि वह लैब इतनी तगड़ी मिलेंगी आपको कि हर चीज का एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे आप। समझ आ ना? कहीं कहीं करोड़ रुपए की, हजार करोड़ रुपए की लैब आपको टेक ओवर कर दी जाएगी, चाबी हाथ में तुम्हारे, 24 घंटे तुम्हारी रहती है वो। रात दिन पड़े रहो वहीं, सो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। एक प्रोफेसर होगा जिसके अंडर तुम काम कर रहे होंगे, कोई दिक्कत आए तो उससे अटेस्टेड करवाओ, वो मास्टर है फील्ड में, आपको गाइड करेगा। वहां प्रोफेसर नहीं कहते, पीएचडी में बोलते हैं गाइड। वहां प्रोफेसर नहीं कहते, प्रोफेसर तो तुम बन चुके हो। समझ आ ना? तुम्हें कुछ नया खोजना है जो तुम्हारे गुरु ने भी नहीं खोजा है, तो इसलिए वहां पे गाइड बोलते हैं उन्हें, वो तुम्हें केवल गाइड करेगा। जिस प्रोफेसर के अंडर में आप काम कर रहे हो, हम तो उसे प्रोफेसर बोल रहे हैं, वहां तो पीएचडी वाला क्या बोलता है? गाइड। तुम्हारा गाइड कौन है? कि मिस्टर दिस एंड दिस, बड़े लोग है ना, जिन्होंने खुद 5-4 रिसर्च पेपर पहले पब्लिश कर रखे हो। अबे समझ आया नहीं? हाँ जी। तो ये बहुत बड़ी कहानी है। इसलिए क्या, लोगों ने बहुत मेहनत करके कई बार कंफर्मेशन, ऐसा नहीं एक ही बार चीज मिली और लिख दिया, नहीं, कंफर्म रिकंफर्म किया गया, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किए गए। उसके बाद जब हर बार जो चीज मिलती है गारंटी के साथ में, वो सत्य होती है। तो वही किताबों में लिखी हुई है। समझ आया नहीं? तो असले इसमें जरा सा भी शक करने की जरूरत नहीं है। यानी मान लो कि 6 महीने मेरे साथ पागल बन जाओ आप, जैसी पिक्चर सर दिखा रहे हैं ना ऐसे ही देखो। सर ने कहा कि पृथ्वी चकोर है, तो चकोर ही है सर जी, हम दिमाग लगाना ही नहीं हमें। ऐसे सीखोगे और ऐसे पागल बने रहोगे ना तो बहुत मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में। इमेजिनेशन पावर सुपर डुपर हो जाएगी तुम्हारी। समझ आ ना? चले तो बच्चों, समझ आ रहा है आपको? चलो, अनार के अंदर जो दाने हैं वो ग्रेन की तरह दिखते हैं, और यहां भी ऐसे ही आपको नजर आएंगे। भाई समझ आ रहा है का दो? शेप देखिए उनकी, ऐसे रैंडम शेप होती है। अबे समझ आ रहा है? चले, एक बात और बता रहा मैं तुम्हें, समझ आ? चलिए, अब ज्यादा बताता नहीं, समझ आ ना? अब तो दिख गया ना, फिर रियलिस्टिक पिक्चर आ गई है नहीं? चलिए, तो बस यहां से यही है बच्चों कहानी, और कुछ नहीं है। चलिए डियर, तो अभी हमने यहाँ पे समझाया भी ग्रेन क्या होते हैं। तो इसका मतलब दुनिया में, समझा ना, अब दुनिया में अगर कोई भी मेटल की बॉडी है तो उस मेटल की बॉडी के अंदर हमेशा, समझा ना, एटम मेटल के ग्रेन्स होंगे, जो मेटल के एटम हो ग्रेन्स की फॉर्म में होंगे। और जो ये ग्रेन का ग्रुप है पूरी बॉडी के अंदर, बॉडी के वॉल्यूम के अंदर ग्रेन का जो पूरा ग्रुप है, समझा ना, इसे ग्रेन स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेन स्ट्रक्चर। तो ग्रेन स्ट्रक्चर का मतलब बॉडी के अंदर सभी ग्रेन के ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, समझ आ ना? तो बॉडी के अंदर जो ग्रेन है, इन ग्रेन का पूरा ग्रुप, इन सच बताओ तो इन्हीं ग्रेन का पूरा ग्रुप बॉडी कहा जाता है, समझ आ ना? और अगर आप ग्रेन पे फोकस कर रहे हैं स्पेशली, तो आप इसे ग्रेन स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो बॉडी के अंदर का ग्रेन्स स्ट्रक्चर, ग्रेन्स स्ट्रक्चर मैंने देखो यहां पे शो कर रखा है, राइट? इस स्फेरिकल बॉडी के अंदर का ग्रेन्स स्ट्रक्चर मैंने देखो ये शो कर रखा है। बताए बच्चों, बात समझ आ रही है ना आपको? यस। क्लियर है डियर? चलिए, तो ये स्टोरी थी
पहला पॉइंट था प्यारे बच्चों, ये पहले पॉइंट में मैंने आपको ये सिखाया है रिक्रिस्टलाइजेशन क्या, ये मुझे पढ़ना है। समझा? पातों से पढ़ने के लिए आपको ये ग्रेन स्ट्रक्चर क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। समझा ना? तो दुनिया की अगर कोई भी मेटल आपके सामने रखी है, जैसे वो बॉडी मैं आपको लेके बता रहा था, समझा ना? तो अगर ये कोई मेटल की बॉडी आपके पास है तो इसके अंदर ऑलरेडी ग्रेन्स हैं, और जो ग्रेन आपस में अटैच हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा। समझ आ रहा है ना? मुझे लगता है बेटा अब तो तुम्हें ग्रेन दिख रहे होंगे इसके अंदर के, भाई दिख रहे हैं या नहीं? हाँ, वेरी नाइस। ऐसे घुसना चाहिए दिमाग। समझ आ ना? पिक्चर 3D में एकदम बना ले दिमाग पूरा। चले बच्चों, तो ये पूरी स्टोरी है। ठीक है, आपने ग्रेन स्ट्रक्चर क्या होता वो देख लिया, पर तो मुझे पढ़ना क्या था? रिक्रिस्टलाइजेशन। ये पहला एरो है, इसमें आपने ग्रेन स्ट्रक्चर क्या होता वो सीखा है। अब ये दूसरा एरो है, इसमें थोड़ा सा कुछ हम और सीखेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, अब एक दिन क्या था, लेबोरेटरी में एक इंजीनियर लगा हुआ था मेटल को गर्म करने के लिए। तो एक दिन क्या था भैया, ये मेटल उठा रखी थी, और इस मेटल की जो ये मेटल है इसके अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई ग्रेन स्ट्रक्चर है, ये मोटे मोटे ग्रेन से इसके अंदर है। समझा ना? तो क्या था, मान लो ये एक मेटल की कोई बॉडी है। अरे समझा ना? तो थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, आप तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। जो ये मेटल की बॉडी यहाँ पर है, ये वाली, राइट? तो अगर इसे आप गर्म कर दो, तो एक बार मैंने क्या किया, मान लो स्टील की बनी हुई है, माइल्ड स्टील है जनरली है, समझा ना? तो स्टील की जो ये बॉडी आपके पास है चकोर, इसे आपने एक दिन क्या किया, मजे मजे में ऐसे गर्म करने लगे लेबोरेटरी के अंदर। समझा ना? और आंखों पे चढ़ा रखा था अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो गारंटी है जब ये गर्म हो रही थी तो अंदर के ग्रेन आपको दिख रहे थे। तो जब ये गर्म हो रही थी उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, पहले 400 डिग्री, 500, 600, 700, 800 टाइम बढ़ता गया, ये ज्यादा गर्म होती गई। समझा ना? परंतु मैंने इसे पिघालना नहीं था। मान लो 1500 डिग्री पे अगर पिघलेगी तो टेम्परेचर केवल 1400 तक ही लेके जाऊंगा मैं। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो सकती है परंतु पिघल नहीं सकती, क्योंकि भट्टी के अंदर उतना टेम्परेचर ही नहीं है जिस टेम्परेचर पिघलती है। हर एक मेटल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पिघलता है, और उस टेम्परेचर को उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। जैसे जो प्योर आयरन है, आयरन लोहा, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है 1539 यानी 1540 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब 1500 डिग्री पे भी वो पिघलेगा नहीं। जब टेम्परेचर बढ़ा के 1539 करोगे तब जाके पहला पार्टिकल सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होगा, यानी मेल्टिंग स्टार्ट होगी। समझ आ रहा है? तो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे अगर टेम्परेचर है तो कोई भी मेटल पिघलने वाली नहीं है, और अलग अलग मेटल का मेल्टिंग टेम्परेचर अलग अलग है या नहीं? ये भी है। तो लोहे की हम ज्यादा बात करते हैं क्योंकि हमारे ज्यादा जनरल यूज में लोहा ही है, और लोहे से बनाते हैं हम स्टील। स्टील में ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा अमाउंट आयरन का ही होता है, क्योंकि आयरन की अलॉय है। मटेरियल साइंस में आपको बहुत दबा के पढ़ाएंगे, है ना? अभी यहाँ पे इतना समझ लो बस, जितना मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो जो ये मेटल की बॉडी है इसके अंदर बहुत सारे ग्रेन है। तो लेबोरेटरी के अंदर जब मैंने इसे गर्म किया 600, 700, 800, 900, 950 और 1000 डिग्री, तो जब टेम्परेचर 1000 डिग्री पहुंचा इस स्टील का, तो 1000 डिग्री पे, समझा ना, 1000 डिग्री पे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप चढ़ा ही रखा है मुझे। अब माइक्रोस्कोप अगर चढ़ा रखा है तो स्कोप लगा के, मैं शॉर्ट में स्कोप ही बोल दूं से, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को स्कोप, तो जो स्कोप लगा के आप देख रहे हो, समझ आ ना? तो सर जी आपको तो ग्रेन दिख रहे हैं। अब 1000 डिग्री पे हुआ क्या, इनमें कुछ हलचल सी होने लगी। समझा? अभी तो डेड है, तो चिपके हुए बिल्कुल ऐसे हिलने से लगे, थोड़े थोड़े ऐसे, जैसे कीड़ा देखे ना, कीड़ा फड़फड़ाने से लगता है, कीड़े की तरह फड़फड़ा रहे हैं सब। अरे समझ आ ना? हमने कहा क्या हो रहा है, साफ किया थोड़ा चश्मा अपना कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया आंखों में। देखा कि नहीं यार ये ऐसे चल रहा है, 3-4 बार साफ करके तब पता चला कि इसका मतलब कुछ हो रहा है अंदर जरूर। तो 1000 डिग्री पे हुआ क्या, इस 1000 डिग्री टेम्परेचर पे जो इसके अंदर पुराने ग्रेन थे, जो बने हुए थे ग्रेन थे, ये पुराने ग्रेन तो टूटने लगे, और टूटने के बाद नए ग्रेन का फॉर्मेशन होने लगा। पुराना ग्रेन टूट गया और नए ग्रेन बनने चालू हो गए। एक ही टाइम, सेम टाइम ये काम चल रहा है। पुराने ग्रेन टूटे और नए ग्रेन बने। समझ आ ना? तो पुराने ग्रेन, अब जो ये प्रोसेस है,
यानी 1000 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही पहुंचा तो 1000 डिग्री को टच करते ही क्या हुआ इसके अंदर, जो ओल्ड ग्रेन्स है वो टूटने लगे और नए ग्रेन्स बनने लगे। और पुराने ग्रेन का टूटना और नए ग्रेन का बनने वाला जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को रीक्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। समझा? तो 1000 डिग्री पे रीक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा और जो बॉडी आपको मिलनी है उसके अंदर जब ग्रेन मिलेंगे वो बिल्कुल नए मिलेंगे। समझा? ये बिल्कुल ऐसा ही काम होगा कि जैसे आपने क्या है, लोहा टीन प्लास्टिक वाले देखे तुमने, तो आपने पुरानी प्लास्टिक ली, उसे पिंगाला, मान लो बोतल थी, 1000 बोतल आपके पास थी, और 1000 बोतल प्लास्टिक की बोतल बिस्लेरी की, अब 1000 बोतल को तुमने पिंगाला और उसे ही रिसाइकल करके दोबारा से 1000 बोतल बना डाली बिस्लेरी की। तो अब जो बिस्लेरी की बोतल है वो पहले भी बिस्लेरी की बोतल थी, अब भी वो बिस्लेरी की बोतल है, परंतु जानते हो कि अब इसके अंदर नए ग्रेन है। अरे बोलोगा दो। तो ये बिल्कुल ऐसा ही काम होगा रिसाइकल टाइप कि पुराने ग्रेन वहीं के वहीं टूटे। बड़ा चमत्कारिक काम होता है यार, ये तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा, अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। 1000 डिग्री तक तुमने गर्म किया, गर्म करके फिर ठंडा कर दिया, तुम्हें लग रहा है कि हाँ बस अब सही है। अब एक गधे इसके अंदर बहुत कुछ हो चुका है जो तुम्हें पता भी नहीं चला। जो पहले ग्रेन थे वो सब टूट गए, अब जो ग्रेन स्ट्रक्चर बिल्कुल न्यू ग्रेन स्ट्रक्चर मिला बिल्कुल आपको, और पता नहीं वो नए ग्रेन उससे ज्यादा मोटे हैं या थोड़ा पहले से छोटे हैं। पहले इतने मोटे मोटे तो क्या इस बार इतने इतने हो या उससे थोड़ा बड़े बड़े बने हो। अरे बोलो भाई, अब बात समझ आ रही है? कहानी क्लियर है? चलिए खैर, तो अब पूरी स्टोरी समझ आई। अब रीक्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है समझ आया? क्लियर है? यस। तो ये था प्यारे बच्चों रीक्रिस्टलाइजेशन। आई होप यहां तक की पूरी कहानी आपको समझ आई होगी। राइट और रॉन्ग? चलिए मैं आपकी किस्मत चेक कर लेता हूं। One minute please. मैंने आपको मटेरियल साइंस में एक वीडियो दिखाई थी ना, रीक्रिस्टलाइजेशन की। वैसे मटेरियल साइंस का पार्ट है मेटल फॉर्मिंग में। चलिए हाँ यहाँ होगी वो। कहाँ? अच्छा है, हाँ यही है, ये तो है। अरे मैंने डाउनलोड कर रखी है। देखो बेटा, यहां से देखना आप। अब ये पुराने ग्रेन है जितने भी हैं, दिख रहे हैं तुम्हें? अब ये ग्रेन दिख रहे हैं तुम्हें?
यस, अब देखना जरा कि कोई भी एक ग्रेन फोकस कर लो, तुम्हें दिख रहा होगा कि पुराने ग्रेन तो सब टूट जाएंगे। अब नई कहानी देखना, मेटल के अंदर ही अंदर ऐसा होता है। मैं सच बताऊं तो पुराना ग्रेन स्ट्रक्चर पूरा टूट गया, नए ग्रेन बन चुके, भी मोटे मोटे बन रहे हैं। अब समझ आ रहे हैं या नहीं? यस, तो इस तरीके से बन जाएंगे। अब देखो पहले तो ऐसे थे, यानी पहले जो ग्रेन थे वो छोटे छोटे थे और बाद में जो ग्रेन बने हैं वो मोटे मोटे बने हैं। अरे समझ आ रहा है या नहीं? ये देखो, तुम्हें दिख रहा कि बाउंड्री कैसे, ये पूरा ग्रेन हो गया गायब है, नहीं दिख रहा तुम्हें? अपने आप ग्रेन गायब, यानी मॉलिक्यूल एडजस्ट होंगे और नए ग्रेन मिलेंगे। बताइए, पूरी कहानी आपको समझ आ रही है? यस, तो ये पूरी स्टोरी है बच्चों जो आपको समझ आ रही होगी, राइट? ये क्या भैया? नहीं आ रहा है ना? लो भाई यार, पीछे वाला पूरा गायब हो गया है। नहीं, सेव नहीं, एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसा होता नहीं है। हैं? नहीं, इसमें चलो कोई बात नहीं। तो ये बताओ, यहां तक की पूरी कहानी आपको समझ आई या नहीं? यस। तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन चल रहा था, राइट? और रिक्रिस्टलाइजेशन में ये कौन सा पॉइंट था? कौन सा पॉइंट था ये? समझ लो, कोई बात नहीं, इसे मैं पीडीएफ जो बनाऊंगा दोबारा से लिख दूंगा पूरे बोर्ड पे ऐसे, इसमें देख के वीडियो में, राइट? तो उसकी टेंशन ना लो, आपको फाइनली भेजूंगा मैं। तो यहाँ से देखो डियर, ये तो आपको पता चल गया कि कहानी क्या है वेल्डिंग में, समझ आया ना? तो रिक्रिस्टलाइजेशन हम पढ़ रहे थे, दूसरा हाईलाइट एरो था, समझ आया ना? तो यहाँ पे वेल्डिंग में आपको इतनी चीज पता चल चुकी है कि रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, जो मैं समझाना चाह रहा था। पहले तो मैंने सिखाया कि ग्रेन कैसे बनते हैं, ग्रेन स्ट्रक्चर। दुनिया की कोई भी अगर मेटल है तो मेटल के अंदर हमेशा ग्रेन से मिलेंगे, पूरा ग्रेन स्ट्रक्चर मिलेगा वॉल्यूम के अंदर, और ये ग्रेन भी आपस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं।
परंतु अगर किसी भी मेटल को गर्म कर दिया जाए, जब मटेरियल साइंस में हम पढ़ाएंगे आपको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, तो वहां पे आता है मेनली रिक्रिस्टलाइजेशन, तो जरूरत यहाँ पड़ रही है इसकी, समझ आ ना। तो होता क्या है डियर कि जब किसी भी मेटल को आप गर्म करते हैं तो एक लिमिट के बाद गर्म करने जब आप करते हैं तो एक लिमिट के बाद जब गर्म करते हैं तो उस दौरान उस गर्माहट पे, उस गर्मी वाले लेवल पे, समझा, जो पुराने ग्रेन है वो टूटने लगते हैं और नए ग्रेन बनने लगते हैं, और इसी प्रोसेस को रिक्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। और रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद आपको बिल्कुल न्यू ग्रेन स्ट्रक्चर मिलता है, नया ग्रेन स्ट्रक्चर मिलता है। ये ऐसे होता है जैसे आपने पुराना माल दे के नया माल ले लिया हो। अरे है या नहीं? परंतु इसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा, कोयला झोंकना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी उसे, तब जाके काम होगा। समझ आया नहीं? यस। तो मुझे लगता है कि अब आपको पूरा दिख गया, वीडियो आपने देख लिया। सोचो कितना भारी भरकम कॉस्ट पे करनी पड़ी है इस वीडियो की। समझ आया या नहीं? यहाँ पे नहीं होता है यार, इसमें ये बड़ी दिक्कत है। ये यहाँ पे कुछ भी करोगे ये था यहाँ पे, है ना? नोट की सबसे बड़ी दिक्कत है यार, ऐसे वैसे भागता नहीं है अगर मैं कर दूं। देखो ऐसे ना मिनिमाइज करके भागता नहीं है वैसे, और वो पता नहीं बाई दी करप्ट हो गया। चलिए खैर, तो देखो अब यहाँ से तो मैं रिक्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, है ना, कि व्हाट इज द रिक्रिस्टलाइजेशन, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि व्हेन the metal is heated, when the metal is heated up to a certain temperature, एक निश्चित टेम्परेचर तक जब गर्म की जाती है, ये हर मेटल के लिए सर्टेन टेम्परेचर अलग है, और इसी सर्टेन टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे पुराने ग्रेन टूटते और नए ग्रेन बनते हैं, यानी जिस टेम्परेचर पे रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है, उसी टेम्परेचर को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं। और स्टील का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जनरली 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हमेशा मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होता है, ये भी ध्यान है। तो इसलिए इस टेम्परेचर पे मेटल पिघलने वाली नहीं है, ग्रेन्स पिघलने वाले नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, राइट। अब सर जी ये बताओ गर्म करने पे ऐसा क्या होता है? भैया जी जनरली मेटल को गर्म करने पे ऐसा होता है क्योंकि हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। अब जिस काम के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तो काम होगा। कम एनर्जी दोगे तो कहां से काम होने वाला है ना। तो इसलिए हमें वो हीट एनर्जी देनी पड़ती है, समझान। और वो हीट एनर्जी जब 1000 डिग्री तक देनी है आपको तो ज्यादा देनी है, तो 1000 डिग्री टेम्परेचर ये डिसाइड कर रहा है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब एनर्जी दे के एनर्जी लेवल इतना पहुंच जाएंगे, टेम्परेचर 1000 के बराबर हो जाए स्टील का, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब कहानी समझ आई? तो उस रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को, प्रोसेस को होने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए जितनी एनर्जी उस मेटल के टेम्परेचर को, स्टील के टेम्परेचर को 1000 के बराबर कर सके। अब समझ आ ना। इसलिए जनरली हमें गर्म करना पड़ता है मेटल को या स्टील को रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए। ऐसे खाम का ये होने वाला नहीं है कि 11 में देख लिया, क्योंकि 1000 डिग्री टेम्परेचर खाम खा नहीं जाता है। अरे बोलो भाई, यस। तो जब आप चाहोगे तभी होगा, जब भट्टी के अंदर फेंका जाएगा। तो व्हेन द मेटल इज हीटेड अप टू ए सर्टेन टेम्परेचर, देन एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, शॉर्ट में लिखा है टेम्परेचर, एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर द old grains of the metal
और बॉडी, बॉडी भी कहते हैं, बॉडी भी कह सकते हैं इसे आप। द ओल्ड ग्रेन्स ऑफ द मेटल और बॉडी, द ओल्ड ग्रेन्स ऑफ द मेटल और बॉडी ब्रेक्स, ब्रेक्स यानी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ओल्ड ग्रेन्स ऑफ द मेटल और बॉडी ब्रेक्स एंड न्यू ग्रेन्स फॉर्मेशन, न्यू ग्रेन्स फॉर्मेशन occur, new grains formation occur, and this process is called, what? Is called recrystallization. This process is called recrystallization, and this particular temperature, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हुआ था, अरे बोलो, and this particular temperature is called, क्या कहलाता है? इसका टेक्निकल नाम क्या है? Is called recrystallization temperature. Is called recrystallization temperature. अरे बोलो, बताए बच्चों, रिक्रिस्टलाइजेशन आपको समझ आया नहीं? तो ध्यान रखना, पुराने ग्रेन टूटेंगे, नए ग्रेन बनेंगे। और पुराने ग्रेन का टूटना, नए ग्रेन का बनना, ये साइमल्टेनियसली होता है। ये काम एक ही टाइम पे दोनों काम हो रहे होते हैं। अरे बोलो, ऐसा नहीं पहले तो पुराने ग्रेन टूटे फिर आधे घंटे बाद नए बने, नहीं, साथ के साथ काम होता है। सेम टाइम पुराना ग्रेन टूट रहा है तो नए में तब्दील हो रहा है ये नहीं? ऐसा हो रहा होता है यहाँ पे, एक ही टाइम पे प्रोसेस चालू है, राइट? और ये नेचुरल प्रोसेस है, भगवान ने डिजाइन कर रखा है भाई, समझ आ ना? तुम कितना ही कोशिश कर लेना, कितना ही सर फुड़ा लेना, स्टील को 1000 डिग्री पे पहुंचाओ और तमाशा देखो। तुम हवन करने बैठ जाना कि हे भगवान बस कुछ भी हो जाए, परंतु इसको रोको, इसको रोको, इसको रोको। 1001 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे केदारनाथ जाके, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि उन्होंने ही डिजाइन कर रखा है। ये सृष्टि की डिजाइन, तुमने मेटल को खोजा, बनाया नहीं। अरे बोलो, मेटल के पहाड़ खोजे, लोहे का पहाड़ तुमने खोजा, बनाया नहीं। तो जैसी केमिकल प्रॉपर्टी भगवान ने बना दी जिस चीज की, वो ऐसी रहने वाली है, आदमी की औकात नहीं। उसे पढ़ सकता है, सीख सकता है, बदल नहीं सकता। अरे बोलो भाई, यस। तो वही कहानी है। तो इसलिए इस चीजों को ध्यान रखना बच्चों। एंड दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो बताइए बच्चों, ये बात आपको समझ आई है? क्लियर है? तो रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये तो आपको समझ आ गया, और पहले मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, राइट और रॉन्ग? चले बच्चों, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन फिनिश। अब इसके बाद हमें मेनली एक बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, समझा ना? और वो न्यू कॉन्सेप्ट क्या है? फ्यूजन वेल्डिंग का। वही तो कहानी थी हमारी, वो न्यू कॉन्सेप्ट ही तो पढ़ना चाह रहे थे हम। यस, अब वो न्यू कॉन्सेप्ट क्या है वो भी पता नहीं मैंने, तो देखा होगा 2 डॉट लगा के आगे जगह छोड़ रखी है व्हाइट कलर से लिख के मैंने। तो न्यू कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? जब उसका नामकरण हो जाएगा तो यहाँ लिख दूंगा सामने उसके में, समझ आ ना? चलिए खैर। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अब उस नए कॉन्सेप्ट की बारी आ चुकी है। अब उसे हम देखते हैं कि वेल्डिंग में ये होता क्या है। क्लियर और नॉट? तो देखो बच्चों, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, तो मान लो आपको फ्यूजन वेल्डिंग करनी है। वेल्डिंग का मतलब फ्यूजन वेल्डिंग होगा। अगर मैं सॉलिड की बात करूँगा तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का मैं मुंह से बोलूँगा कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की बात करूँगा। अगर मैं वेल्डिंग बोल रहा हूँ तो उसका मतलब फ्यूजन वेल्डिंग। तो वेल्डिंग मीन्स फ्यूजन वेल्डिंग, है ना? तो मान लो आपको वेल्डिंग करनी है और ये 2 कंपोनेंट आपके पास हैं। एक तो मेटल का कंपोनेंट ये है और एक मेटल का कंपोनेंट ये है, और ऑप्टिमम गैप के साथ में आपने इन दोनों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रख लिया अलाइनमेंट के साथ। अरे बोलो, चलिए।
तो देखो बच्चों, अब मान लो आपको फ्यूजन वेल्डिंग करनी है तो गारंटी के साथ में हीट अप्लाई करनी पड़ेगी। अरे बोलो, तो जरा ध्यान दें, फ्यूजन वेल्डिंग में आप जानते हो कि वेल्ड जोन, आप जानते कि लगभग इसे वेल्ड जोन कहा जाता है, क्योंकि इतनी मेटल लगभग ये पिघलेगी और इतनी ये पिघलेगी और पिघल के इस गैप में भर जाएगी और कुछ फिलर मेटल भी पिघाल के डाल देंगे एक्स्ट्रा। बोलो भाई, तो यहाँ तक ड्रामा जाएगा ये। लिक्विड मेटल जब हो जाएगी तो पूरी पिघल के यहाँ भरेगी, है ना। परंतु अभी जरा मुझे एक बार बताओ आप प्यारे बच्चों, जब हीट यहाँ पे तुमने, जब इस वेल्ड जोन में हीट को आपने सप्लाई किया तो यहाँ तो टेम्परेचर मेल्टिंग से ऊपर ले जाना है। अब मान लो ये स्टील पिघालने के चक्कर में आप टेम्परेचर 1600 डिग्री ले गए, तो इस इतने जोन में तो मेटल पूरी पिघल चुकी है, यहां तक मेटल पिघली हुई है, इतनी मेटल, ये भी मेटल पिघली हुई है। अरे बोलो, अब इधर फोकस करो पहले, ये तो मेटल, इससे आगे की मेटल तो पिघल गई वर्कपीस की। तो समझ, यहाँ पे जो लिक्विड मेटल है, समझा ना, जो लिक्विड मेटल है उसका टेम्परेचर कितना है, 1600 डिग्री। अरे बोलो, बाद में ठंडा हो कैसे, रूम टेम्परेचर तक आ जाएगा ये। तो पहले, अब तो ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, तो जब तुम पिघाल के ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे तो शुरुआत में तो टेम्परेचर इन पार्टिकल का कितना होगा, मेल्टन पूल का 1600 डिग्री। तो अगर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर, तो ये बताओ भाई, यहाँ पर ये तो पूरा गर्म है 1600 पे, परंतु ये तो मेटल ठंडी पड़ी है। तो क्या जानते हो, यहाँ पर जितनी हाई हीट है, उस हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ से जो हीट है क्या वो मेटल के अंदर ट्रांसफर होने लगेगी। और मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी तो वैसे ही जबरदस्त होती है, बहुत तेजी से हीट को खींच लेगी। तो ये बताओ भाई, अब गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूँ कि जब इधर, समझा ना, जब यहाँ से हीट इधर जाएगी तो गारंटी देखो इसके आजू बाजू इतने एरिया में ही हीट सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। जितना आगे चलते जाएंगे उतना ही हीट ट्रांसफर का इफेक्ट। तो जब इधर हीट ट्रांसफर होना चालू होगी तो मैं गारंटी ले रहा हूं, जो ये वेल्ड पूल है, इस वेल्ड पूल को कभी कभी मोल्टन पूल भी कहा जाता है। तो वेल्ड पूल कहूं या मोल्टन पूल कहूं, तो ये पूल है, तो इस पूल के जब इधर हीट जाएगी, तो अगर इसका टेम्परेचर 1600 डिग्री है तो अच्छी खासी हीट इधर जाएगी ना आजू बाजू में, और यहां तक इफेक्ट जाएगा उसका। तो जितना आगे चलते जाओगे उतना ही इफेक्ट कम होता जाएगा। तो इस मोल्टन पूल से ज्यादा हीट जब इधर जाएगी तो क्या थोड़े से हिस्से में ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। तो इसके वेल्ड बीड के आजू बाजू का जो एरिया है, पूल के जस्ट बराबर का जो एरिया है, इसमें इतनी हीट ट्रांसफर हो जाएगी कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, और इस पूल के इतने से हिस्से में तो गारंटी के साथ में टेम्परेचर 1000 तक पहुंच ही जाएगा। इसका 16 है तो इसका 1000 पहुंच ही जाएगा। ऐसे इसके जस्ट थोड़े से इस बाजू बाजू हिस्से में भी 1000 या 11,000 पे तो स्टार्ट होगा। अगर 1100 हो गया तो और बढ़िया होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन और बढ़िया होगा। 1200 हो गया मजा ही आ जाएगा, तो 1000 पे स्टार्ट हो जाएगा। तो जब इतने हिस्से का टेम्परेचर 1000 हो गया तो गारंटी है यहाँ पर जो पुराने ग्रेन थे वो तो टूट गए और नया ग्रेन फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे जो नए ग्रेन बन रहे हैं, जब जो नए ग्रेन बनेंगे, नए ग्रेन जो बनेंगे वो बनेंगे मोटे मोटे, और पहले क्या थे, छोटे छोटे, है या नहीं। चलिए यार, बड़ा दुख हो रहा है मुझे, ये लिखने में बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि मैं बहुत ही तसल्ली से पॉइंट बनाता हूँ आपके लिए, खाना पूर्ति में कभी नहीं लिखता है ना। अब दोबारा काम करना पड़ेगा। तो देखो, जब मैंने आपको ग्रेन ग्रोथ के बारे में बताया था, समझा ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसा मोल्ड था या नहीं। तो देखो, अब यहाँ पर क्या था, ये ग्रेन बने थे ऐसे ऐसे और अपनी ग्रोथ कर रहे थे। अब ये बताओ, दीवारों के पास से तो सबसे पहले ग्रेन बनते हैं, फिर कहीं एक आधा बीच में बन जाता है थोड़ी देर बाद। तो यार ये जितने भी दीवार के ग्रेन बने ये अपनी ग्रोथ करेंगे फिर, और सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, कदम रखेंगे। तो ये बताओ यार, अगर ठंडा होने के लिए, अगर ज़्यादा देर में ठंडा होगा ये कास्टिंग या मोल्ड, तो क्या जब तक ठंडा होगा जब तक ग्रोथ करते रहेंगे। तो अगर देर में ठंडा करोगे इसका मतलब ग्रेन को ग्रोथ करने के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, और जब टाइम ज़्यादा मिलेगा तो फिर तो ये छोटे छोटे की जगह मोटे मोटे मिलेंगे। तो इसका मतलब फिर बॉडी के अंदर जो ग्रेन स्ट्रक्चर मिलेगा वो मोटा मोटे ग्रेन मिलेंगे, और जब मोटे मोटे ग्रेन है
इन्हें कोर्स ग्रेन कहा जाता है, COARSE कोर्स, इन्हें कोर्स ग्रेन कहा जाता है। कोर्स का यानी मोटे मोटे। अरे बोलो भाई, समझ आ ना? चल, परंतु अगर आप तेजी से ठंडा कर रहे हैं, आपने इसे 20 मिनट की जगह 5 ही मिनट में ठंडा कर दिया, फ्रिज के लिए जाकर रख दिया, फ्रिज के अंदर रख दिया आपने मोल्ड, या चारों तरफ बर्फ की सिल्ली रख दी इसके, तो जल्दी में ठंडा होगा। तो अगर इसे तेजी से ठंडा करोगे तो गारंटी है ग्रोथ के लिए टाइम कम मिलेगा। तो फिर जितने भी ग्रेन मिलेंगे उनका साइज, तो ग्रेन की संख्या तो ज्यादा मिलेगी परंतु साइज छोटा छोटा मिलेगा। और जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, और जब ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा टाइम मिल पाएगा नहीं ग्रोथ के लिए। जब ज्यादा टाइम मिलेगा तो ग्रेन की संख्या तो कम होगी परंतु मोटे मोटे होंगे। अरे बोलो। तो जब ग्रेन मोटे मोटे हैं तो स्ट्रक्चर को कहा जाएगा कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, ग्रेन को कोर्स ग्रेन कहा जाता है। और जब छोटे छोटे ग्रेन होते हैं ऐसे ऐसे, समझ आ ना, इन्हें कहा जाता है फाइन ग्रेन। फाइन का मतलब होता है बारीक, बारीक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइन। तो उन्हें फाइन ग्रेन्स कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर फाइन ग्रेन्स का भी मिल सकता है और कोर्स ग्रेन का भी मिल सकता है, डिपेंड करता है, समझ आ ना, ठंडा होने का टाइम क्या है। आप तेजी से ठंडा कर रहे हो या धीरे धीरे ठंडा कर रहे हो, है या नहीं? अब जनरली कास्टिंग में जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो ध्यान देना, जो ये कोर्स ग्रेन होते हैं, जो ये कोर्स ग्रेन होता है, तो अगर किसी मेटल की बॉडी के अंदर कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर है, अगर इसके अंदर कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर है, अब समझ पा रहे हैं ना आप क्या है? यानी कोई अनार ऐसा उसके अंदर दाने छोटे छोटे हैं, कोई अनार ऐसा उसके अंदर दाने मोटे मोटे से हैं भाई। अरे बोलो। चलिए, तो वही स्टोरी है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर इस मेटल की बॉडी के अंदर का कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर है, तो कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर की कुछ खासियत है। ये देखा जाता है, ये देखा गया है रिसर्च में कि जब मेटल के अंदर का कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होता है तो मेटल सॉफ्ट होती है, थोड़ा सॉफ्ट, कम उतनी सॉफ्ट नहीं, लोहा लोहा होता है, तो फाइन ग्रेन के सामने सॉफ्ट। तो जो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर थोड़ा सॉफ्ट होता है, समझा, लचीला होता है और डक्टिलिटी ज्यादा होती है। और जो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, अगर इसी मेटल के अंदर का स्ट्रक्चर फाइन ग्रेन है तो इसकी ताकत बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ और ज्यादा मिलती है, ताकत और ज्यादा मिलती है फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर की, परंतु लचीलापन कम हो जाता है, यानी डक्टिलिटी कम हो जाता है। परंतु कम होने का मतलब खत्म नहीं होती, उतनी कम नहीं होती जो तुम्हारा काम न चले। 90% थी पहले, अब 85% हो गया, 80% हो गया। और 80% का मतलब ये नहीं कि ब्रिटल बोलने लगे आप। अरे बोलो कदो। तो कोर्स ग्रेन की डक्टिलिटी अगर 95% है तो फाइन ग्रेन की 85-88% है। तो दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, दोनों ही जबरदस्त डक्टिलिटी है, 85-88% भी कम नहीं होती, बहुत जबरदस्त है वो भी। पर तो दोनों को आमने सामने रख के देखोगे, भाई टाटा और अंबानी के बीच में कर रहा हूं मैं, समझा ना। तो अंबानी क्या है? टाटा और अंबानी में से अमीर कौन है? अरे बोलो, ज्यादा पैसा किसके पास है? टाटा और अंबानी में कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो अंबानी और टाटा दोनों के बीच में कंपेयर करो तो किसके पास ज्यादा पैसा है? अंबानी के पास। और टाटा के पास पैसा ज्यादा है या कम है? अबे अंबानी के लिए ज्यादा कहा तो झंड लोगो, उसके लिए कमी तो कहोगे बे। ये इतना भी अंदाजा लगाना नहीं आता, समझ आया ना। तुलना कर रहे हो, तुलना में दो ही वर्ड होते हैं, मोर एंड लेस। तो अंबानी के पास पैसा मोर, ज्यादा, तो टाटा के पास में इसका मतलब क्या है? अगर तुमने मन में उसके लिए ज्यादा बोल दिया तो तुम्हें क्या ख्याल आया उसके? कम, कितना कम? थोड़ा सा कम, हट, तो थोड़ा कम, क्या हमसे भी कम है? तो अगर तुम कम बोलो पैसा कम है, अब ये बात कर लो, बात किसकी कर रहे हो? सामने अंबानी है, अंबानी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो टाटा की, उसके कम है, हमारे साथ से तो बहुत ज्यादा है। अबे समझ आ ना। तो जब भी कंपैरिजन करो तो आप कम देख के कभी वर्ड पे मत जाओ, कम यानी भिखारी है, तो समझ आ ना। तो तुलना में कभी कम का मतलब कम नहीं होता, डिपेंड करता किसके रेस्पेक्ट में तुलना कर रहे हो आप।
अरे बोलो भाई, हाँ समझा ना, ग्रेट सक्सेस थे वो भी, समझा ना। भले अंबानी जी के पास ज्यादा पैसा, परंतु आज भी इज्जत दिल से लोग टाटा साहब की करते हैं, समझा। पूरा हिंदुस्तान, समझा ना, सलाम ठोकता है उन्हें, रीढ़ की हड्डी है वो, और रियली अपने आप उनके लिए बहुत रेस्पेक्ट निकलती है यार, वो बंदे ही ग्रेट हैं। टाटा साहब, रतन टाटा साहब, राइट। चलिए, एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे बंदे हैं यार वो, बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही इंस्पिरेटिव। चलिए, तो यहां से अगर देखो बच्चों, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो मेटल कैस्टिंग के दौरान आप चाहते हैं कि ताकत थोड़ा बढ़िया मिले, तो इसलिए फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर हम हमेशा लाते हैं कैस्टिंग के दौरान। तो जो भी मेटल आपने बनाई है, वर्कपीस है, उसकी आप ताकत अच्छी चाहोगे या कम ताकत चाहोगे? तो ज्यादा ताकत चाहोगे तो गारंटी लगभग आप फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर को ही प्रेफर करते हैं कैस्टिंग में। तो ये जो ऑलरेडी आपके पास कंपोनेंट है, इनके अंदर यहां पे पहले तो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर था, पर तो होता क्या इत्तेफाक से कि रिक्रिस्टलाइजेशन के दौरान ये कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर हो जाता। अरे बोलो, और कोर्स इस हिस्से में इतना हिस्सा, क्योंकि 1000 डिग्री केवल आजू बाजू का ही टेम्परेचर जा सकता है, इधर का टेम्परेचर तो 1000 से कम जाएगा, बढ़ेगा परंतु 1000 तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए इस हिस्से में कोई भी रिक्रिस्टलाइजेशन, तो क्या आपको एक चीज नजर आ रही है कि रिक्रिस्टलाइजेशन केवल वेल्ड पूल के जस्ट लेफ्ट राइट में ही होगा, और ज्यादा दूर तक नहीं कि आर पार यहां तक हो जाएगा, आर पार नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, कुछ थोड़ी सी डिस्टेंस में होगा। अब जो ये यहां से यहां तक का एरिया मिलता है, जिस एरिया में रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ है, इसी एरिया को हीट अफेक्टेड जोन कहा जाता है। अरे बोलो, क्या कहा जाता है? तो सर जी, न्यू कॉन्सेप्ट क्या था? इसका नाम था हीट अफेक्टेड जोन। तो हीट अफेक्टेड जोन का फॉर्मेशन किस वजह से होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन की वजह से। और गारंटी है भाई, रिक्रिस्टलाइज टेम्परेचर हमेशा मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होता है। तो जब यहां का मेल्टिंग पहुंचा दिया, तो यहां का कम से कम उससे कम है, तो रिक्रिस्टलाइज तो पहुंच ही सकता है और पहुंचता है। इसलिए वेल्डिंग के दौरान हमेशा आपको हीट अफेक्टेड जोन मिलेगा ही मिलेगा। अरे है या नहीं? यस। अब 1600 की जगह अगर तुम यहां पे 1900 डिग्री टेम्परेचर मोल्टन पूल का कर देते, समझा ना, तो क्या थोड़ा और चौड़ा हो जाता, तो हीट अफेक्टेड जोन की जो ये विड्थ है ये बढ़ जाती। तो हीट अफेक्टेड जोन नैरो की जगह वाइड हो जाता। तो नैरो और वाइडर, समझा, तो वाइडर। और जानते हो हीट अफेक्टेड जोन सबसे कमजोर पोर्शन है पूरे वेल्ड जोन में। अब ये जो पूरा वेल्ड जोन है, अब वेल्ड बीड तो वेल्ड जोन ही है, अब हीट अफेक्टेड जोन भी वेल्ड जोन ही कहा जाने लगा। तो ये पूरा एरिया क्या कहा जाता है? वेल्ड जोन कहा जाने लगा। और वेल्ड जोन के अंदर वेल्ड बीड तो बहुत मजबूत है, तो सबसे कमजोर पोर्शन जो होता है, सबसे कमजोर पोर्शन जो हमें मिलता है वो मिलता है हीट अफेक्टेड जोन। तो हीट अफेक्टेड जोन इज द वीकेस्ट पोर्शन इन द वेल्ड एरिया। तो जितना भी वेल्ड एरिया है, उस वेल्ड एरिया में अगर ढूंढोगे तो हीट अफेक्टेड जोन सबसे कमजोर है। यानी ये वाली जो बेस मेटल है, जो कंपोनेंट है, जो वर्कपीस की मेटल है, उसे बेस मेटल या पेरेंट मेटल भी कहा जाता है। तो जो ये पेरेंट मेटल है, वर्कपीस की मेटल है, ये भी बहुत मजबूत है, बीड भी मजबूत है, सबसे कमजोर है तो केवल बीड के लेफ्ट और राइट का जो हीट अफेक्टेड जोन है। राइट और रॉन्ग? सबसे कमजोर है। राइट और रॉन्ग? चल, अब इस कमजोरी का प्रूफ देता हूं मैं आपको, इस कमजोरी का प्रूफ देता हूं। आपने ये चीज कभी देखी होगी, हमेशा ये चीज नोटिस की होगी। एक पेन दो बेटा मुझे, समझा। मान लो एक सरिया ये है और एक सरिया ये है, यानी एक मेटल की रोड ये है और एक मेटल की रोड ये है, और दोनों के डाया बराबर है। आपने इनको ऐसे रखा, बट वेल्ड ऐसे, और यहाँ पे वेल्ड कर दिया, बढ़िया वेल्ड किया, फिलर मेटल डाल के मजबूत, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करना, यहाँ पे वेल्ड हो गया, ऐसे ही वेल्ड लग गया। अब एक काम करना, इन्हें तुम दोनों को यूं पकड़ना और घुटना लगा गन्ने की तरह तोड़ना। मैं गारंटी दे रहा हूं बीड से कभी इसके दो पीस नहीं होंगे, समझा ना। बीड के जस्ट बराबर, या तो यहां से टूटेगा या यहाँ। जब वेल्ड भी जब भी खुलता है तो बीड के जस्ट या तो लेफ्ट से या राइट से, ऐसा ही तुमने देखा होगा। बीड कभी बीच से नहीं फटती है, बीड कभी बीच से नहीं फटती है। लेफ्ट और राइट से दो पीस होते हैं कंपोनेंट के। क्या होते हैं? अब कपड़े में आया, कपड़े में आया, क्योंकि सबसे वीक पोर्शन यहीं से ही बेंडिंग स्टार्ट होगी, यहीं से क्रैक सबसे पहले इसी एरिया में आएगा।
और जहां पे क्रैक आ गया समझो वहीं से 2 पीस होने हैं इसके। वो क्रैक ही भगवान भरोसे कि लेफ्ट में पहले आ जाए राइट में पहले आ जाए है नहीं, या दोनों टाइम पे एक साइड से आए। अरे बोलो। परंतु बीड कभी बीच से नहीं फटती ऐसे, या कभी देखी तुमने? नेवर। अब अगर किसी गधे ने वेल्ड किया तो ऐसा हो भी सकता है कि बीड, समझा ना। हम डिफेक्टिव वेल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, इंजीनियर ने जो वेल्ड लगाया हो, सड़क के किनारे वाला वेल्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि 15 दिन वेल्डर के पास रह रहे बन गए वेल्डर, समझा ना। इंडस्ट्री में जब वेल्डर रखा जाता है तो क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं? वेल्डर से ITI 2 साल ऐसी की तैसी करके आता है वेल्डिंग में, पूरा थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट, वेल्ड डिफेक्ट सब कुछ सीख के आता है। कौन सा इलेक्ट्रोड कितने डाय का लेना है, कहाँ पे किस मेटल का लेना है, क्या नंबरिंग का इलेक्ट्रोड, किस नंबर का इलेक्ट्रोड यहाँ पे चलेगा, ब्रास के लिए क्या यूज करना है, कॉपर मेटल के लिए क्या यूज करना है, स्टील क्या यूज करना है। वहां तो एक ही होता है बस, कुछ भी ले आओ तुम उससे लगेगा वेल्ड। बेचारों को ने क्या पता यार, वो 15-20 दिन महीना भर कहीं किसी के पास रह लिए, अनपढ़, वैसे उन्हें पता भी नहीं इलेक्ट्रोड क्या होता है, समझा ना। इसे क्या बोलते हैं? डंडी ला उठा के, खत्म हो गया, डंडी लगाई चालू, समझा ना। उन्हें टर्मिनोलॉजी थोड़ा ही पता होगी इतनी। अरे बोलो भाई। जो सुना वही सीख लिया, उन्हें थोड़ा ही पता कि जो इलेक्ट्रोड के ऊपर मसाला सा, वो मसाला बोलते हैं इसे, कि तो इलेक्ट्रोड खराब मसाने लगा उसके अंदर। अरे मसाला थोड़ा ही, कोई गरम मसाला थोड़ा ही है, कोई चटपटा मसाला लगा रखा है या चाट मसाला। इस मसाले के अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, इसका फंक्शनिंग क्या है, इसे फ्लक्स बोलते हैं, समझे। ये सब आएगा, चिंता ना करो बेटा। बात समझ आ रही है? अरे बताओ, यहाँ तक की पूरी स्टोरी आपको समझ आई या नहीं? हीट अफेक्टेड जोन क्या है, किस चिड़िया का नाम है, समझ आया? और हीट अफेक्टेड जोन क्या है बताया सर जी तुमने, ये तो बड़ा भयंकर दर्द दे दिया। वेल्डिंग का ऐसा दर्द जो कभी ना मिटने वाला है, इसलिए हीट अफेक्टेड जोन को कभी भी वाइड करने की कोशिश नहीं करते। हम हमेशा वेल्डिंग के दौरान इसी चीज के पीछे पड़े रहते कि हीट अफेक्टेड जोन मिनिमम से इतनी चौड़ाई है ना, और मिनिमम हो जाए, और मिनिमम हो जाए, और मिनिमम हो जाए, और लगभग खत्म सा ही हो जाए। माइक्रोन में तो झेल लेंगे, ना के बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तो ना के बराबर इस हीट अफेक्टेड जोन को नैरो करना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि मेटल के कंपोनेंट की वेल्डिंग करे और मेटल के थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। तो इंजीनियर को क्या कम मान रहे हो तुम? है तिगड़म लगाएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, इंप्रूव करेंगे वेल्डिंग, और देखना इसे तो एक दिन खत्म करके रखेंगे हम, हीट अफेक्टेड जोन को ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे। 100% नहीं हो सकता, परंतु बिल्कुल मिनिमम कर देंगे इसे। तो बहुत सारी वेल्डिंग हमारी टेक्निक हमारे पास ऐसी हैं, बहुत सारी वेल्डिंग टेक्निक हमारे पास ऐसी हैं जिनके द्वारा हम हीट अफेक्टेड जोन को बहुत ही मिनिमाइज कर देंगे। परंतु बेटा इसके लिए खर्चा बहुत आएगा, ये काम सस्ते में होने वाला नहीं, समझ आया ना। इसके लिए खर्चा बहुत आएगा। अब बड़ी नई नई वेल्डिंग टेक्निक आएंगी जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अरे बोलो। हाँ जी, जिन्हें चलाने वाले की भी तनख्वाह 1-1 लाख होगी। ITI वाला वेल्डर, जो सबसे टॉप वेल्डर होंगे, जो मशीन पे काम कर रहे होंगे, उन मशीन की फंक्शनिंग जानते हो। जैसे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा का टेम्परेचर खुद ही 50,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आदमी के हाथ में रहती है वो टॉर्च, 50,000, जो राख को भी जलाने की ताकत रखती है, आदमी को नहीं, राख भस्म बना देगी बेटा, बिल्कुल, समझा ना। जरा सी भी चूक हुई, बम से तगड़ा विस्फोट। 50,000 डिग्री टेम्परेचर, जब आतंकवादी बम फेंकता है ना तब भी डेवलप नहीं होता, समझ आया ना। तो हाथ में बम लेके बैठे, बस ऐसे ही मान लेना आप। पता इंजीनियर की औकात है, इतना बेहतरीन डिजाइन करेंगे ना तो विस्फोट होगा, बस चलाने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। अनाड़ी को उसके हाथ में नहीं देंगे कि रेगुलेटर घुमा डाले इनसर्ट, टेम्परेचर कंट्रोल की जाए अनकंट्रोल्ड हो गया, समझ आया नहीं। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है, यूं वेल्ड करते हुए जरा सी टॉर्च इधर को होगी। लेजर गन देखी तुमने विदेशी मूवी में, आर पार निकल जाती है वो, यानी ऐसी मात्र एक बंदूक जो बिना ढिसकाऊ किए आदमी को खत्म कर सकती है। भैया बॉलीवुड में, यहाँ तो हिंदी मूवी देखा हो ना, डिस्काउ की आवाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ छोटी बंदूक का मतलब ही नहीं आता ना, लंबी सी जब तक हाथ में ना हो, वो डबल काम करते हैं, लटका भी काम करती है और बंदूक का काम तो खैर वो मुश्किल ही करती है, टाइम पे चलती ही नहीं, समझ आया नहीं।
तो बॉलीवुड वाला स्टाइल नहीं है, बॉलीवुड वाला स्टाइल, लेजर बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, इतना हाई टेम्परेचर अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया ना तो आर पार और मिलेगा, आर पार, और यूं देखोगे बारीक सा, क्या धागा पिरो लेना उसमें आप, समझ आया ना, मिली सेकंड के अंदर ये काम हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो बड़ा डेंजरस काम है भाई इंडस्ट्री में, समझ आ ना। परंतु बेटा वेल्ड ऐसा मिलेगा, उस वेल्ड की गारंटी के बेटा घोड़े दौड़ा लेना, हाथी जोड़ लेना, ये वेल्ड कभी नहीं टूट सकता। तेरे कंपोनेंट यहां से टूट जाएंगे, यहां से टूट जाएंगे, यहां से टूट जाएंगे, यहां से मर जाएंगे, यहां से मर जाएंगे, यहां से मर जाएंगे, यहां से मर जाएंगे, परंतु वेल्ड एरिया से कभी नहीं मरेंगे। पेरेंट मेटल की ताकत 100% है तो इसकी 200% है, तो वेल्ड की ताकत 100% से भी ज्यादा। जब भी मैं कहूंगा कि वेल्ड की स्ट्रेंथ 100% से ज्यादा है, इसका मतलब जो ये बेस मेटल है, जो ये कंपोनेंट की ताकत है, उससे भी ज्यादा ताकत है इस वेल्ड की, उसे बोलते हैं वेल्ड हैविंग द स्ट्रेंथ मोर देन 100%। अगर मान लो इससे डबल ताकत है तो बोलूंगा 200% स्ट्रेंथ है इसकी, अगर इसकी जितनी ताकत है उससे 3 गुना ताकत है तो मैं बोलूंगा 300% स्ट्रेंथ है। समझ आया ना। ऐसी ऐसी बातें हम आगे करेंगे। अब बताओ बच्चों, यहाँ तक की पूरी बात आपको समझ आई है या नहीं? हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है, क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों, तो ये पूरी स्टोरी है, आई होप आपको समझ आई होगी, राइट। हीट अफेक्टेड जोन समझ आ गया है नहीं? चलिए बच्चों, तो आज तो मैं यहीं तक ही लिख लेता हूँ इसे, राइट।